हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निधि। सो आप में से काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि क्लास 11th फाइन आर्ट्स के लिए हम क्या देखें और कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर जो तैयारी करते हैं वो एक दिन पहले, या फिर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो हमारा एग्ज़ाम, मान लो आज एग्ज़ाम है हमारा, और सुबह ही बुक लेकर बैठते हैं कि अरे अरे आज तो एग्ज़ाम था भाई, मैं अब क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ और कितना पढ़ूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए, या फिर मैं सिर्फ पास हो जाऊँ उतना ही काम चल जाए। तो उन बच्चों के लिए ये वाली वीडियो एक वरदान होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आपको चाहे एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना हो या फिर टॉप करना हो, दोनों चीज़ें आप सिर्फ एक वीडियो से पूरी कर सकते हो। आपकी हर विश पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर, जैसे हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया है, उस वाले पार्ट को आप सिर्फ सुन लेना अच्छे से। उसमें मैंने सारी टर्म्स बता रखी है जो कि आपको एन इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट के नाम से मिलेगी। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट मिलेगा वो होगा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्ताज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है आर्ट ऑफ अजंता, और उसके बाद इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, फिर इंडियन ब्रॉन्जेस, और उसके बाद है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, और इसके बाद हमारा हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। सिर्फ आप ये मान लो 2 घंटे के करीब वीडियो है। अगर आप इसको 2x पर भी देखोगे फिर भी आपका सिर्फ 1 घंटे में, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा मान लो, आप सिर्फ 1.5 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए भैया आपको? अच्छे से इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, और नोट्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके जो नोट्स हैं वो PDF फॉर्मेट में तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स होते हैं, आप जो भी मेरे से पूछते हो, मैं मेरे से जितना होता है मैं उतने मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और इस चैप्टर को, इन सभी चैप्टर्स को अब अच्छे से देखो, और कल आकर ज़रूर बताना शाम को कि कैसा एग्ज़ाम हुआ आपका। तो चलो करते हैं अपने चैप्टर स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट। आर्ट क्या है? कला क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम अपने एक्शंस, हमारे जो वर्ड्स है, हमारे साउंड, या फिर हमारे जो माइंड में इमेजेस चल रही है उनको एक्सप्रेस कर सके। तो आर्ट वही तो होती है। तो इसके बारे में ही हम जानने वाले हैं। आर्ट इज़ नॉट जस्ट फॉर स्पेशल पीपल, बल्कि ये हर एक आदमी इसको क्रिएट कर सकता है। जिसमें भी एबिलिटी है वो अपनी आर्ट के थ्रू, अपने डांस, अपनी इमेजेस बनाकर, या फिर किसी भी तरीके से अपने थॉट, अपने जो एक्शंस है उनको शो कर सकता है। जैसे माइकल एंजेलो की एक टर्म है, एक लाइन है, अ मैन पेंट्स विद हिज ब्रेन एंड नॉट जस्ट विद हिज हैंड्स। तो वो सिर्फ हाथों से ही पेंट नहीं करता, बल्कि अपने ब्रेन को भी यूज़ करता है। कैसे? वो जब थॉट्स आ रहे होते हैं, उसके दिमाग में इमेजेस आ रही होती है, उसी हिसाब से तो वो पेंट करता है ना। तो चलो इसकी डेफिनेशन और स्कोप देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना कि हमारी जो आर्ट की डेफिनेशन है सबने अलग अलग बता रखी है, तो ऐसी डिबेट चलती रहती है। इसका जो मीनिंग और डेफिनेशन है वो बार बार बदलती रहती है। आर्ट जो है हमारी, वो स्किल और क्रिएटिविटी को शो करता है, हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करता है। इसमें विजुअल, परफॉर्मिंग, डेकोरेटिव या फिर प्लास्टिक आर्ट्स, सब तरह की आर्ट इंक्लूड होती है। आर्ट एंड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक एक ग्रीक वर्ड से ही एमर्ज हुआ है, जिसका मतलब हम मेनली परसेप्शन, फॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो फिलॉसफी को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। एस्थेटिक कवर्स बोथ क्रिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ये दोनों को ही इंक्लूड करता है। जो आर्ट है उसके थ्रू हम अपने एक्सपीरियंस को शो करते हैं, अपने इमोशंस को शो करते हैं, जैसे प्लीजर, रेज, ग्रीफ, सफरिंग, जॉय, किसी खुशी में, गम में, दुख में, या फिर अकेलापन फील हो रहा हो, उन सभी इमोशंस को हम आर्ट के थ्रू शो करते हैं। आर्ट जो है वो हमारे इमोशंस, हमारे ओपिनियंस, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है।
किस तरीके से, विजुअल या फिर अलग अलग मीडिया के थ्रू, है ना। जैसे हम कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग बना सकते हैं, पोर्ट्रेट बना सकते हैं, या फिर हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, स्कल्पचर्स बना सकते हैं। अलग अलग मीडियम से हम अपनी आर्ट, हमारे इमोशंस को शो कर सकते हैं। हमारी जो आर्ट होती है वो हमारे आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, हमारी जो पर्सनल थिंकिंग होती है उसको शो करती है। ये एक जरिया हो सकता है कि हम कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, अपने शब्दों को पहुंचाने के लिए, अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सुंदरता होती है वो अलग ही तरीके की होती है। ये सिर्फ सुंदर मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ उसको डेकोरेटिव बना दे, बल्कि उसमें जो लाइंस के थ्रू, उसके कलर्स के थ्रू, जो उसमें नीट एंड क्लीन जो आर्ट होती है, उससे हमें पता लग जाता है कि कैसे, कितने इमोशनल तरीके से, कैसे उसने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इसमें डिस्क्राइब किया है, कितनी मेहनत लगाई है ना। तो हमारी आर्ट में जो ब्यूटी होती है वो यही रिफ्लेक्ट करती है कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्ट करने के स्किल, आर्टिस्ट या फिर ऑडियंस के बीच में जो एक कम्युनिकेशन जो मेथड होता है वो शो कर सकते हैं। तो हमारा जो आर्ट, एस्थेटिक्स, ब्यूटी के बीच में जो ये रिलेशन है वो काफ़ी सुंदर लगता है और एक अलग तरह की एक क्रिएटिविटी शो करता है। हमें आर्ट की क्यों ज़रूरत है, आखिर ह्यूमंस को आर्ट की क्यों ज़रूरत है, तो चलिए जानते हैं। तो जब पुराने टाइम में, जैसे कि हमने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, तो उसमें देखा था कि कैसे पुराने ज़माने में इंसान केव पेंटिंग्स के थ्रू, गुफाओं में पेंटिंग बनाकर अपनी बातों को बताता था। जब कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, कोई बोलने का साधन नहीं होता था, तब इंसान क्या करता था, पेंटिंग्स के थ्रू, आर्ट के थ्रू ही अपनी बातचीत करता था वो, है ना। तो कितनी ज़रूरी चीज़ होती है आर्ट, वो हम पुराने टाइम से ही देखते आ रहे हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे हमारा टाइम बीतते गया, उसके बाद जैसे हम अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम को ही देख लेते हैं, जब देश हमारा गुलाम था, जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे, तो हम कैसे अपनी जो गुलामी थी, हम अपनी जो भावनाएं थी वो कैसे शो करते थे, अपनी पोइट्री लिखकर। जैसे हम मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में देखते थे कैसे वो कार्टून्स बनाते थे, पिक्चर्स बनाते थे, वो दिखाते थे कि कैसे उनकी भावनाएं, कैसे उनकी जो दुख भावनाएं हैं वो दिखाते थे इसमें, है ना। तो इसमें भी हम आर्ट की इम्पोर्टेंस देख सकते हैं। उसके बाद जैसे टाइम बीतता रहा, हम अब आज के टाइम पर भी अपनी जो आर्ट के थ्रू, जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो इसमें जो मैंने थोड़ी बहुत एनिमेशंस कर रखी है, ये क्यों कर रखी है, क्यों यूज़ की है, ताकि आपको ये पढ़ने में मज़ा आए, है ना। तो आर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई है। ये हमारी जो दिनचर्या है उसको और भी सुंदर बनाती है। तो चलो पॉइंट वाइज हम देखते हैं। हमारी जो आर्ट है वो हमें सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस ला कर देती है। ये हमारे जो सेंसेस है, हमारे 6 सेंसेस है, जो उनको यूज़ कर कर और भी हमारे जो अंदर की भावनाएं हैं, हमारी जो स्पिरिट है, हमारा करैक्टर है, वो रिवील करता है। इसमें जो हमारी इनर बैलेंस, हमारे जो अंदर की हमारी आत्मा है और यूनिवर्स है, उनको कनेक्ट करता है। ये कम्युनिकेशन का एक साधन है। ये मान लो आप, ये एक तरह की लैंग्वेज ही है। ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जहाँ पर सिर्फ वर्ड्स के थ्रू हम एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि आर्ट का भी यूज़ करना होता है। ये हमारे कल्चर, हमारी जो रेसेस है, हमारी कंट्रीज़ है, उनको कनेक्ट करता है। इसमें हमारी जो सोशल साइकोलॉजी है उसको भी एनालाइज करने की क्षमता होती है। और हमारे जो ह्यूमन नीड्स है, जैसे आर्ट जो है वो हमें पास्ट सिविलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। जैसे हम कैसे पता लगा सकते थे कि पहले क्या होता था, वो तो हमें तभी पता लगा जब उन्होंने वो पेंटिंग बना रखी थी। तो ये हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम अपना पास्ट जान सके, है ना। और हम आर्ट के थ्रू अपने करियर को भी सुधार सकते हैं। तो इसके बाद हम फाइन आर्ट्स देखते हैं कि फाइन आर्ट्स क्या है। आखिर फाइन आर्ट्स क्या होती है, जो हमें इनर प्लेजर, हमें खुशी दे। जो 5 मेन फाइन आर्ट्स है वो है पोइट्री, म्यूज़िक, जिसमें कि डांस, ड्रामा, थिएटर, ये सब इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है पेंटिंग,
उसके बाद है स्कल्पचर और लास्ट है आर्किटेक्चर, फिर है आर्ट एंड क्राफ्ट। क्राफ्ट क्या होता है? ये एक तरह का स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है गुड्स का। जैसे क्राफ्टमैन कौन होते हैं? जो कि हमारे क्राफ्ट में ट्रेंड होते हैं, जो मतलब अलग अलग सामान से कुछ कुछ नया बनाते हैं, वही क्राफ्ट होता है। जैसे जो हमारी गिल्ड होती है, गिल्ड क्या होती है? एक एसोसिएशन होती है, एक ग्रुप होता है ऐसे लोगों का जो कि हमारे क्राफ्ट में या फिर कोई नया जो तरीका होता है गुड्स को सेल करने का, उसको और बढ़ाते हैं। तो ये एक तरह का एसोसिएशन या फिर हम ग्रुप मान सकते हैं। एग्जाम्पल सेरेमिक पॉटरी, ग्लास, फाइबर मेटल वर्क, ज्वेलरी, जो कि हमारा एस्थेटिक और फंक्शनल दोनों तरह का हो सकता है। और इसके बाद हम आर्ट और क्राफ्ट में आखिर डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी यूटिलिटी में डिफरेंस है। जैसे आर्ट है वो होती है हमारी एस्थेटिक और डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन जो क्राफ्ट है उसको हम एस्थेटिक और फंक्शनल पर्पस के लिए भी, जैसे हम कोई क्राफ्ट मैटर बनाते हैं, जैसे हम आपके स्कूल में भी कुछ भी क्राफ्ट मटेरियल बनाने के लिए बोलते होंगे आपके टीचर, जैसे आपको पेन स्टैंड ही बनाने के लिए बोल देते हैं, है ना। तो वो पेन स्टैंड हमारे यूजेज का भी तो होता है ना, लेकिन हम आर्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? जैसे हम पेंटिंग्स बनाते हैं, है ना, वो तो हमारी सुंदरता को ही दिखाता है और एस्थेटिक भी बनाता है हमारे रूम को। तो इसके बाद क्रिएटिविटी के ऊपर, आर्ट जो है वो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी भी हो सकती है, लेकिन क्राफ्ट कलेक्टिव प्रोडक्शन, जैसे हम गिल्ड सिस्टम जो देखते हैं, जैसे आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो वो ये नहीं हो सकता कि वो मटेरियल सिर्फ आप ही बना रहे हैं। वो मटेरियल आप शॉप से कुछ लेकर आते हैं, फिर आप कुछ क्राफ्ट बनाते हैं, तो ये एक तरह का कलेक्टिव प्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेचर ऑफ आर्ट वर्क, इसमें इसके काम में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आर्ट है वो हमारे इमोशंस, एस्थेटिक्स, अनस्ट्रक्चर्ड, नो लिमिटेशन नहीं होती इसमें कोई भी, जैसे पेंटिंग हो गई। लेकिन क्राफ्ट ये हमारी फिजिकल फॉर्म प्लान्ड होती है और इसमें एक फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड फॉर्म होती है इसमें, जैसे मोल्डिंग, कार्विंग। जैसे हम जो स्टोन कार्विंग करते हैं उसमें हम प्लानिंग करते हैं पहले कि कैसे बनाना है। उसके बाद इसका है क्वांटिफिकेशन में डिफरेंस। जैसे आर्ट है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफिकेशन का मतलब है किसी का साइज मेजर करना, तो हम आर्ट का साइज कैसे मेजर कर सकते हैं? कोई छोटी बड़ी होती है लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो उस तक हम नहीं पहुंच सकते। जो आर्ट है उसके हम सेम उस जैसे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। तो लेकिन जो क्राफ्ट है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उस जैसा सेम बना सकते हैं, उसका डुप्लीकेट हम बना सकते हैं। इसके जो सोर्स है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे आर्ट को हम एक नेचुरल टैलेंट से बनाते हैं, हमारे हार्ट, हमारे जो सोल है, हमारी आत्मा है, उससे क्रिएट करते हैं। लेकिन क्राफ्ट में हमें हमारे माइंड की ज़रूरत होती है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो सोच है, उसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। इसके बाद ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं हमारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, जो कि है लिम्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मैंने भी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो सर्च करने की कोशिश की है कि क्या किसी ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है या फिर नहीं, तो मुझे तो नहीं मिली। तो मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने खुद पहले अच्छे से पढ़ा है, काफ़ी सारी बुक्स में से पढ़ा, फिर नोट्स बनाए, फिर आपके ये डिजिटल नोट्स बनाए हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत का मुझे भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करो और अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ शेयर कर दो। मुझे सब्सक्राइब वो वाली चीज़ नहीं चाहिए, बस बेशक से शेयर कर दो ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ वीडियो का मुझे कुछ फल मिला है, कुछ मैंने अच्छा क्रिएट किया है, तभी आप इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करो और मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाती रहूँगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, जो कि है लिम्स ऑफ आर्ट, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। सबसे पहले हम देखेंगे लिम्स ऑफ आर्ट। 6 लिम्स ऑफ आर्ट, जिनको हम बोलते हैं षडांग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? षडांग 2 वर्ड से बना है। षड का मतलब होता है 6
और अंग का मतलब होता है पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम 6 लिम्स ऑफ आर्ट या फिर कैनन्स ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। तो ये मेनली हमारी जो 1st सेंचुरी BC में इवॉल्व हुआ था, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स है, मेन प्रिंसिपल्स है, वो डिफाइन किए गए। इसको हम एक श्लोक के सहायता से याद कर सकते हैं, जो कि है रूप भेद परमाननी भाव लावण्य योजनाम सदृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडकम। तो ये सबसे पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण द्वारा रचित चित्र सूत्र में ही हमें इसका रिकॉर्ड देखने को मिला है। और इसके बाद ये भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में भी इसके बाद अभिनेंद्रनाथ टैगोर, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में जिन्होंने डिटेल दी थी इसकी, इन्होंने भी इस पर एनालिसिस किया था। तो चलो इनका एक बार मीनिंग देख लेते हैं सबका। सबसे पहले है रूप भेद, जो कि सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म, रूप भेद, इन सब का हम बाद में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रमाणनी का मतलब है प्रोपोर्शन, भाव का मतलब होता है इमोशनल डिस्पोजिशन, मतलब है आपको पता ही है हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी जो भावनाएं होती हैं वही। और इसके बाद है लावण्य योजनाम, इसमें कितनी ग्रेस है, आखिर हमारी जो कंपोजिशन है उसमें कितनी ग्रेस है, उसमें कितनी ब्यूटी है, वो सब ये शो करता है। उसके बाद है सदृश्यम, मतलब सिमिलिट्यूड, मतलब सेम से क्या उसमें कुछ बनाया गया है या फिर नहीं। उसके बाद है वर्णिका भंग, जिसमें हमें कलर देखने को मिलते हैं कि उनका कलर साइज किस तरीके से है। और तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रूप भेद। रूप का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस कि वो चीज़ कैसे दिख रही है, उसकी विजुअल और मेंटल ऑब्जर्वेशन पर ही निर्भर होता है ये। इसके बाद भेद है डिफरेंस। तो आप इसके नाम से ही समझ रहे हो कि हम अगर किसी पेंटिंग को बना रहे हैं तो उसमें किस तरीके की उसकी अपीयरेंस दिख रही है, कैसे हम उसमें डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो हमारे ये 6 लिम्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी पेंटिंग के लिए। अगर उस पेंटिंग में ये 6 लिम्स नहीं यूज़ किए जाते तो वो पेंटिंग अधूरी मानी जाती है। ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है पेंटिंग की। तो चलो अब पहले हमने जैसे स्टार्ट कर रखा है हमारा रूप भेद, तो इसमें हमारा जो आर्टिस्ट होता है उसको सबसे पहला ये ज़रूरी स्टेप होता है उसका कि उसको उसकी अपीयरेंस देखने की कैसे मिलेगी, कि कैसे उसकी अपीयरेंस दिखेगी, ये चीज़ वो अपने दिमाग में ध्यान रखे। और जो इसका रूप भेद है वो हमारे जो सेंसेस होते हैं, जैसे आईज, हमारा टच, हमारी माइंड, उससे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी से हमें पता लगता है उसका रूप भेद। उसके बाद है भाव। भाव मतलब इमोशन, फीलिंग, मूड या फिर इंटेंशन, कोई आइडिया। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है उसको हम भाव बोलते हैं। ये हमारी जो पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस वजह से प्रेजेंट करता है क्योंकि अगर हम किसी पेंटिंग को देखकर हमारे मन में कोई फीलिंग, इमोशन ही नहीं आएगा तो वो पेंटिंग कैसे कंप्लीट मानी जा सकती है। हमारे जो नाट्य शास्त्र है एक बुक, उसमें हमारे 9 रस दिखाए गए हैं जिनके अलग अलग भाव है। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, जिसमें भाव है लव, प्रेम का भाव है। हास्य रस मतलब खुशी, हंसने वाली जो चीज़ होती है मतलब मृत। करुणा रस दुख का होता है जो सोरो। और उसके बाद है विभित्सा रस डिस्कस्ट। उसके बाद भयानक रस टेरर, नाम से ही समझ में आ रहा है। रौद्र रस एंगर, गुस्सा। वीर रस एनर्जी वाला रस। और इसके बाद है अद्भुत रस मतलब एस्टोनिशमेंट, मतलब एकदम से अलग सा। उसके बाद है शांत रस, जिसको हम पीस या फिर कंटेंटमेंट जब वाली जो फीलिंग होती है, भाव होता है, उसमें इंक्लूड करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट लिम्ब जो कि है लावण्य योजना। तो ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें हमें ब्यूटी और जो पेंटिंग की ग्रेस होती है उसको ऐड करना ज़रूरी होता है। और ये लिम्ब हमारा उसी चीज़ को पूरा करता है। भाव हमारी इनर ब्यूटी को दिखाता है, लेकिन उसमें परफेक्शन जो उसकी आउटर ब्यूटी है, ग्रेस और चार्म लाकर वो ऐड की जाती है, तभी हमारी जो पेंटिंग है वो कंप्लीट होती है। जैसे कि हम हमारा जो गोल्ड और सिल्वर कलर यूज़ करते हैं मिनिएचर पेंटिंग में, वो उसमें और भी रॉयल लुक लाकर देता है और हमारी पेंटिंग ऑर्नामेंट्स और बॉर्डर्स को और भी निखारता है और भी एनहेंस करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लिम्ब है
परमाना, जो कि एक करेक्ट नॉलेज होती है प्रोपोर्शन की। जैसे हम कोई भी अलग अलग फॉर्म्स बनाते हैं, उनकी जो नॉलेज होती है कि किस मार्जिन में वो बनानी है, उसी को हम परमाना बोलते हैं। जैसे जिसमें हमें एग्जैक्ट मेजर और डिस्टेंस का पता लगता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के कैलकुलेशंस का, और ये हमारी जो और भी हमें डिटेल ऐड करनी होती है, हमें कहाँ पर ब्लर रखना है चीज़ों को और कहाँ पर और भी ऐड करने की ज़रूरत है, उस वाली चीज़ को पूरा करता है। इसके बाद है सदृशम, जिसका मतलब होता है सिमिलिट्यूड, रिजेम्बलेंस या फिर इक्वलिटी ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज, मतलब अलग अलग सी चीज़ें दिखाना। जैसे अगर हम कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें इक्वलिटी लाना अलग अलग फॉर्म्स में। जैसे कोई भी सेम चीज़ें जो बना रहे हैं उसमें सेम चीज़ें, उनकी जो मार्जिन है वो सब इक्वल भी होना चाहिए, वो लगना चाहिए उसमें सिमिलिट्यूड कि हाँ ये उससे मिलती है और ये उससे मिलती है, मतलब हर चीज़ इंटरकनेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद है वर्णिका भंग, जो कि हमारी ब्रशेस, कलर्स, किस तरीके से हम पेंसिल्स का यूज़ करते हैं उसी मैनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कोई भी पेंटिंग बना रहे हैं, उसमें हमें कोई हैप्पी या फिर ग्लूमी एटमॉस्फेयर दिखाना है, उसमें उसके लिए हम अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे। जैसे हमें डार्क कलर यूज़ करना है तो हम ग्लूमी एटमॉस्फेयर को दिखा रहे हैं, और हम कोई ब्राइट कलर, लाइट कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो हम हैप्पी एटमॉस्फेयर को दिखा रहे हैं। आई होप आपको ये 6 लिम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आर्ट को बनाने के लिए। सबसे पहला एलिमेंट है पॉइंट। हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो वो जो सिंगल डॉट होता है उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। ये सबसे पहला और सिंपलेस्ट एलिमेंट होता है आर्ट का। हम सबसे पहला कदम पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लाइन बनाते हैं, तो अलग अलग जितने अलग बहुत सारे डॉट, बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये लाइन वही होती है, लाइन इज अ डॉट दैट वेंट फॉर अ वॉक। लाइन वो होती है, एक डॉट होता है जो वॉक के लिए चल पड़ता है, तो यही लाइन होती है। लाइन दो तरह की होती है, जैसे मतलब वैसे तो बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन होती है वो हमारी हाइट, एस्पिरेशन, डिग्निटी और स्ट्रेंथ को दिखाता है, लेकिन जो डायगोनल लाइंस होती है वो हमारी कामनेस, रिपोज, क्वाइटनेस, पीस, बैलेंस और परमानेंस को दिखाती है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है फॉर्म एंड शेप। तो फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्म की फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन मैटर। तो फॉर्म क्या होती है? किसी भी वॉल्यूम और मास की शेप होती है। फॉर्म होती है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें होती है, लेकिन शेप 2 डायमेंशनल होती है। मतलब ये सिर्फ लाइन से, मतलब हम किसी पेपर पर बना देते हैं ना, तो वो तो ये हो गई शेप, लेकिन फॉर्म होती है जिसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों चीज़ें होती है। जैसे क्यूब हो गया, कोन हो गया, हम स्फीयर होता है जैसे, है ना, तो ये हमारी फॉर्म होगी। लेकिन शेप होगी जैसे ये ज्योमेट्रिक भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। इसके बाद है टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, हम कैसा मटेरियल, सरफेस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं किसी भी पेंटिंग को बनाने के लिए, वो टच करने में कैसा लग रहा है, तो वही टेक्सचर होता है। जैसे सैंड पेपर, कॉटन बॉल्स, ट्री बार्क, तो ये हमारे टेक्सचर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है स्पेस। तो स्पेस हमारा एक वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी पिक्चर को कंपोज करते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव स्पेस वो होता है जहाँ पर पूरा का पूरा, मतलब हम पेज मान सकते हैं जहाँ पर हम अपना टेक्स्ट, हम अपनी पेंटिंग बनाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव स्पेस है वो हमारा जो, जैसे हमने कोई पेंटिंग बना दी, सब्जेक्ट मैटर है जो भी हमारा, और उसके साइड में, उसके अराउंड जो भी स्पेस होता है ना, वो नेगेटिव स्पेस होता है। लेकिन पॉजिटिव स्पेस पूरा का पूरा पेज के अराउंड ही स्पेस। और इसके बाद हम एक कुछ टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे एस्थेटिक डिस्टेंस। तो ये वो स्पेस होता है, जैसे हमने कोई आर्ट वर्क किया है और हमने वो आर्ट वर्क अपने हाथ में ले रखा है, तो आर्ट वर्क और हमारे बीच जो स्पेस है उसको हम एस्थेटिक डिस्टेंस बोलते हैं। तो जो हमारा आर्ट वर्क ऑफ आर्ट जो है और बिहोल्डर के बीच में जो डिस्टेंस है वही एस्थेटिक डिस्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है पर्सपेक्टिव।
तो पर्सपेक्टिव एक ऐसी आर्ट वर्क है जिसमें हमें जो पिक्चर है 2 डायमेंशनल है, लेकिन वो हमें देखने में 3 डायमेंशनल इमेज लगती है। तो यही पर्सपेक्टिव होता है। इसके बाद वर्निशिंग पॉइंट, तो ये वो पॉइंट होता है पर्सपेक्टिव में जहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों एक एंगल पर मिलती हुई दिख रही होती है। जैसे मैंने ये अलग अलग आपको इमेजेस दिखा रखी है ना, वर्निशिंग पॉइंट में देखिए यहाँ पर हमें टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों एक साथ मिलती हुई नजर आ रही हैं। जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान और रोड दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो ये वही चीज़ है। वैसे तो आसमान टॉप पर है और हमारा जो रोड है, ज़मीन है, वो बॉटम पर है, लेकिन वो एक एंगल पर मिलती हुई नज़र आ रही होती है। तो यही हमारा वैनिशिंग पॉइंट होता है। इसके बाद है फोरशॉर्टनिंग। तो फोरशॉर्टनिंग वो होती है जहाँ पर हम एक एंगल से कोई भी हमारा व्यू पॉइंट है वहाँ से हम किसी इमेज को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन वो देखने में वैसे उस इमेज का जो साइज़ है इतना छोटा नहीं है, लेकिन वो देखने में एकदम छोटी लग रही होती है। तो ये फोरशॉर्टनिंग होती है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो कि है कलर। तो कलर्स आपको पता ही है हमारी ज़िंदगी रंगों से भरी हुई है और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो किसी से मिले नहीं होते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, ब्लू, रेड और येलो। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स। तो जो हमारे सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद बनाए जाते हैं। जैसे रेड और ब्लू को मिक्स करने से वायलेट बनता है, ब्लू और येलो को मिक्स करने से ग्रीन, रेड और येलो को मिक्स करने से ऑरेंज। तो अगर कभी आपके पास ये कलर्स अगर आपके पास ना हो तो आप ऐसे मिक्स कर आप बना सकते हैं। इसके बाद है टेरिशरी कलर्स, जो कि एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर के मिक्सचर से बनते हैं। जैसे वायलेट है हमारा सेकेंडरी कलर और ब्लू है हमारा प्राइमरी कलर। इसके मिक्सचर से इंडिगो बना, ऑरेंज और रेड से सैफरन बन सकता है। इसके बाद येलो और ऑरेंज से गोल्डन येलो या फिर जिसको हम डीप येलो बोल सकते हैं। इसके बाद है एनालॉगस कलर। तो ये वो कलर्स होते हैं जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, लेमन येलो, नेपल्स येलो, इसके बाद येलो ओक्र। तो ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं। इसके बाद है कंप्लीमेंट्री या फिर अपोजिट कलर्स। तो ऐसे सेकेंडरी कलर्स जो कि 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद जो ऑपोजिट मतलब हम जिनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोल सकते हैं, जो हमारे थर्ड वाले कलर्स के ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे ब्लू और येलो का मिक्सचर हम करें ऑरेंज, तो वो रेड का ऑपोजिट है ना। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स या फिर ऑपोजिट कलर्स हम बोल सकते हैं। इसके बाद है हमारे हॉट कलर्स, कोल्ड कलर्स और न्यूट्रल कलर्स। आप नाम से ही देख सकते हैं हॉट कलर्स 2 होते हैं, रेड और येलो, जो कि हीट या फिर जिनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, जो हमारी हॉटनेस को दिखाते हैं, जो हमारी हीट के इफेक्ट को दिखाते हैं। इसके बाद है जैसे कोल्ड कलर्स जो कि हमारे कूलनेस के इफेक्ट को दिखाते हैं और इनकी वेवलेंथ बिल्कुल मिनिमम होती है। ये हमारे 2 होते हैं, ब्लू और ग्रीन। इसके बाद है न्यूट्रल कलर्स जो कि ब्लैक, वाइट और कुछ ब्राउन और ग्रे की शेड्स इंक्लूड की जाती है, जिनमें ये ना ही तो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना ही ब्राइट होते हैं। इनके पास ना ही हॉट का इफेक्ट होता है ना ही कोल्ड का इफेक्ट होता है। ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं। इसके बाद हम कुछ कलर्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे जो हमारे ह्यू कलर्स होते हैं वो ट्रू कलर्स होते हैं, जैसे रेड, येलो और वायलेट। इसके बाद वैल्यू, इसमें हमारी जो टिंट और टोन्स होती है कलर्स की, जिसमें हमें पता लगता है कि उसमें लाइटनेस या फिर डार्कनेस कितनी है कलर में। जैसे रेड और वाइट को अगर हम मिक्स करें तो पिंक कलर बनता है, जो कि हमारी लाइटनेस को दिखाता है, टिंट को दिखाता है। रेड और ब्लैक को मिक्स करें तो मरून कलर दिखाता है, जो कि टोन को दिखाता है, जो कि डार्कनेस को दिखाता है। इसके बाद है इंटेंसिटी। तो ये वो बताता है कि कलर, जो कि कलर और ब्राइटनेस या फिर डलनेस होगी किसी कलर की, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे जो मैजेंटा है वो एक ब्राइट कलर है, लेकिन जो ओलिव ग्रीन कलर है वो एक डल कलर है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। हमारे जो मेन प्रिंसिपल्स है आर्ट के, बैलेंस,
सबसे पहला है बैलेंस। तो ये हमारे आर्ट एलिमेंट्स जो हमें विजुअल सिमेट्री दे रहे हैं उनके अरेंजमेंट को दिखाता है, जो कि हमारा सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल भी हो सकता है या फिर रेडियल भी हो सकता है। सिमेट्रिकल होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर हम किसी लाइन से डिवाइड करते हैं एक फिगर को तो उसका लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो। एसिमेट्रिकल होता है कि हमें हमारा जो वो इक्वल ना हो। और इसके बाद रेडियल है, मतलब वो चारों तरफ से ही इक्वल हो, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है एम्फेसिस या फिर डोमिनेंस। तो डोमिनेंस मतलब होता है एक हिस्से का दूसरे हिस्से पर जोर दिखाना, मतलब व्यूअर्स का एक फोकल पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी अटेंशन लाना उस आर्ट वर्क पर। तो इसको हम साइज, कलर, टेक्सचर या फिर शेप से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी पेंटिंग में हम एक इमेज का, एक ह्यूमन बीइंग का साइज बड़ा दिखा दे और एक का छोटा दिखा दे ताकि उसकी डोमिनेंस को दिखा सके। या फिर कलर से भी देख सकते हैं कि एक का कलर हम ब्राइट और वो थोड़ा सा शाइनी दिखा दे और जैसे गोल्डन और हम सिल्वर कलर यूज कर ले, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम डल कलर्स यूज कर ले। तो ये हमारा फर्क देखने को हमें मिल सकता है जो कि डोमिनेंस को दिखाता है। इसके बाद है रिदम और मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट का मतलब प्रोग्रेसिवनेस, मतलब उसमें मूवमेंट दिखाना, उसमें रिपीटिशन ऑफ आर्ट दिखाना। तो यही हमारी रिदम और मूवमेंट होती है। इसके बाद है प्रोपोर्शन और स्केल। तो हमारा कितना साइज है किसी पार्ट का, मतलब पूरी पेंटिंग में से उस पार्ट का कितना साइज है। मतलब अगर हमें कोई पेंटिंग बना रहे हैं तो हम माँ बेटा दिखा रहे हैं जैसे, तो उसमें बेटे का साइज छोटा होना चाहिए और माँ का साइज बड़ा होना चाहिए। मतलब गोद में कोई बच्चा बैठा है माता के, तो हमें इसका जो प्रोपोर्शन और स्केल है वो ध्यान में रखकर और फिर पेंटिंग बनानी चाहिए। इसके बाद है हार्मनी और यूनिटी, मतलब एक कंप्लीटनेस कि उस पेंटिंग में ये दिखे कि हाँ ये पेंटिंग पूरी हो गई है और जितने भी कैरेक्टर बनाए हैं वो सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिससे हमें जो सब्जेक्ट है वो रियलिस्टिक लगे, ये लगे कि हाँ बिल्कुल रियल है। और स्टाइलाइजेशन, मतलब एक पेंटिंग में थोड़ा सा और एडिशन लाना, उसमें और भी इम्प्रूवमेंट लाना कि अलग अलग एलिमेंट्स यूज करके उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाना। और इसके बाद लास्ट में है समिंग अप, तो हमारा जो आर्ट वर्क है उसको अप्रिशिएट करना, उसके बारे में लर्न करना और उनके जो एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स है उनकी नॉलेज रखना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमें ये पता रहना चाहिए कि किस माइंडसेट से हमने वो पेंटिंग बनाई है ना, तो तभी तो हमारी पेंटिंग फुलफिल होगी। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम चैप्टर के नाम का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो प्री हिस्टोरिक का मतलब है कि हिस्ट्री का वो पीरियड जिसकी न तो कोई बुक और न ही कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। बुक या डॉक्यूमेंट मिलते भी कैसे? उस टाइम पर न तो कागज था और ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। ऐसी सिचुएशन में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक डिफिकल्ट बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहां प्री हिस्टोरिक पीरियड में इंसान रहते थे। अब जब उनके पास पेपर नहीं था तो उनका भी मन करता था कि वो भी अपने थॉट्स, अपनी बातें कम्युनिकेट करे और इसी इच्छा से इंसान दीवारों पर, रॉक्स पर पेंटिंग्स करना शुरू कर देता है। लगभग 25,000 साल पहले दुनिया पूरी तरह से घने जंगलों से ढकी हुई थी। हमारे पूर्वज गांव के झरनों के पास या नदियों और तालाबों के किनारे गुफाओं में रहते थे। वो खाने के लिए वेरियस ग्रासेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे या फिर जानवरों को मारते थे। उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग्स फूड, क्लॉथ्स जैसी अपनी डेली नीड्स को पूरा करना और बड़े जानवरों, गर्मी, बारिश और बाकी नेचुरल डिजास्टर्स से सुरक्षा चाहता था। वह नेचुरल डिजास्टर से लड़ने में बहुत वीक था और बड़े जानवरों को मारना भी उसके लिए मुश्किल था। इसलिए उसने कुछ जादू करने के बारे में सोचा जिससे उसे बड़े जानवरों को मारना और प्रकृति को खुश करने की ताकत मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने गुफाओं की दीवारों पर लकड़ी,
पत्थर और मिट्टी से कुछ ड्राइंग्स बनाई, कुछ प्रार्थनाएं की और शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह का मैजिक रिचुअल मनुष्य के मानस पर प्रकाश डालता है और पवित्र उद्देश्य के लिए कला की शुरुआत भी करता है। मानव ने अपनी कला का पहला कार्य अपर पैलियोलिथिक पीरियड के दौरान निर्मित किया। स्टार्टिंग में इमेजेस रैंडम लाइंस की सीरीज में उंगलियों से ही खींचकर बनाई गई थी। बाद में दीवारों पर क्ले की नरम परत पर कुछ औजारों से नक्काशी जोड़ी गई। वो ज्यादातर ह्यूमन फिगर्स, उनकी डेली एक्टिविटीज, जियोमेट्रिक फॉर्म्स और सिंबल्स को ही दर्शाते थे। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट ब्रॉडली 7 पीरियड्स में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले है पीरियड 1, जिसे अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं। इस पीरियड के दौरान ग्रीन और डार्क रेड कलर के बाइसन, टाइगर्स और डायनासोर्स जैसे जानवरों के बड़े फिगर्स मिले हैं। कुछ धुले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर वे जियोमेट्रिक पैटर्न से भरे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड पीरियड, जिसे मेसोलिथिक बोला जाता है। सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स इसी पीरियड में मिलती है। ये कंपैरेटिवली साइज में छोटी है। इसमें ज़्यादातर एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स और हंटिंग सीन्स को ही दिखाया गया है। जानवरों के लिए प्रेम भावना भी दिखाई गई है और उनकी कब्रें भी मिली है। इसके बाद है थर्ड पीरियड, जिसे कि कैल्कोलिथिक या कॉपर एज भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक मिट्टी के बर्तनों और रॉक पेंटिंग्स में कॉमन थीम क्रॉस हैच्ड स्क्वायर्स और ग्रिड है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और मेटल टूल्स भी दिखाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड 4th and 5th, जिसे कि अर्ली हिस्टोरिक बोलते हैं। इस ग्रुप के फिगर्स में एक सिमेट्रिक और डेकोरेटिव स्टाइल यूज किया गया है और इन्हें मेनली रेड, व्हाइट और येलो कलर्स में ही पेंट किया गया है। यहाँ हम रिलीजियस सिंबल्स, यक्ष के फिगर्स, ट्री गॉड्स और जादुई आकाश के रथों का चित्रण देखते हैं, जिसमें घुड़सवार अंगरखा जैसी ड्रेस पहने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पीरियड 6th and 7th, जिसे मेडिवल पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में पेंटिंग्स ज्योमेट्रिक, लीनियर और ज़्यादा योजनाबद्ध है, लेकिन उनका आर्टिस्टिक स्टाइल मीडियम ही है। तो अभी हमारे सभी पीरियड्स कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट अब हमारी जो सबसे पहली रॉक केव पेंटिंग की डिस्कवरी इंडिया में 1867 में एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबल्ड कार्लियल के द्वारा की गई थी। ये डिस्कवरी स्पेन में अल्तामिरा की डिस्कवरी से 12 साल पहले की गई है। बाद में इंडियन और फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट ने इकट्ठे मिलकर बहुत सारी साइट्स का पता लगाया। ये साइट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स में मिली है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड और भी बहुत सारे। अब हम पढ़ते हैं इन्हीं के बीच से डिस्कवर हुई एक साइट, जो कि है भीमबेटका केव्स। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957 में एक ब्रेव आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने की थी। भीमबेटका एक नेचुरल आर्ट गैलरी है और पुरातात्विक खजाना है। मीलों तक फैली ये गुफाएं लगभग 15,000 साल पहले के प्री हिस्टोरिक इंसानों के फुटस्टेप्स का पता लगाती है। ये शानदार पेंटिंग्स काफी ऊंचाई पर स्थित रॉक शेल्टर्स की छत पर भी देखी जा सकती है। ये गुफाएं घने जंगलों और वेजिटेशन से कवर्ड थी, जो कि इन गुफाओं को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती थी। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के रास्ते में भोपाल के करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इसमें लगभग 800 रॉक शेल्टर्स हैं, जिनमें से 500 में पेंटिंग्स हैं। अब जानते हैं कि वो क्या क्या मटेरियल यूज करते थे। तो वो पेंट को रॉक्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीज, हेमेटाइट और वुडन कोल को पीसकर बनाते थे। उन्हें रेड कलर हेमेटाइट से, जिसे कि इंडिया में गेरू कहा जाता है, वहां से मिलता था, और ग्रीन कलर कैल्सेडोनी नाम के हरे रंग के पत्थर से, सफेद लाइमस्टोन से और काला रंग वुडन कोल से बनाया गया होगा। तो इस तरह से इन मिनरल्स के चट्टान को पहले पीसकर पाउडर बनाया जाता था और फिर पानी और कुछ गाढ़े या चिपचिपे पदार्थ जैसे एनिमल फैट और पत्तियों के अर्क या पेड़ों के गोंद या रेजिन के साथ मिलाया जाता था। ब्रशेस को प्लांट फाइबर से बनाया जाता था।
आश्चर्यजनक रूप से ये कलर्स हजारों वर्षों की एडवर्स वेदर कंडीशंस से यूं ही बचे हुए हैं। भीमबेटका केव्स मेनली रेड और वाइट कलर्स में ही रंगी गई है और कभी कभी ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक और येलो कलर्स का भी यूज किया जाता था। इन पेंटिंग्स की थीम रोजमर्रा की घटनाओं से ली गई है, जैसे कि हंटिंग, डांसिंग, हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइट्स, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि बाइसन, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसोर्स, वाइल्ड बोर, मंकीज, लिजर्ड, पिकॉक को रॉक शेल्टर्स पर चित्रित किया गया है। पॉपुलर रिलीजियस और रिचुअल सिंबल्स भी अक्सर पाए जाते हैं। भीमबेटका पेंटिंग्स लीनियर रिप्रेजेंटेशन से लेकर अधिक विकसित आकृतियों और रूपों तक स्टाइल के डेवलपमेंट के लाइव रिकॉर्ड्स प्रस्तुत करती है। तो हमारी सबसे फर्स्ट पेंटिंग है विजार्ड्स डांस। ये पेंटिंग स्टोन एज की है, मतलब 2500 BC टू 1500 BC टाइम पीरियड की है और मिनरल कलर स्टोन से बनी है। इसकी प्रेजेंट लोकेशन भीमबेटका केव्स है, जो कि भोपाल के साउथ में 50 किलोमीटर पर है। अब विजार्ड का मीनिंग क्या होता है? तो विजार्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा पर्सन जिसको माना जाता है कि उसके पास कुछ मैजिकल पावर है। तो इस पेंटिंग की थीम हम इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि विजार्ड का एक ऐसा रिचुअलिस्टिक डांस जो एक सेलिब्रेशन, एक हैप्पीनेस, खुशी को दिखाता है, जो कि भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। जिस तरह से हम करते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले पूरी भक्ति करते हैं, उस दिन तो सुबह सुबह ही नहाकर पूजा करेंगे, भगवान जी को लालच देंगे कि इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, व्रत रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस इस बार पास करवा दो। और कुछ बच्चों का तो क्या पता आज ही एग्ज़ाम हो और 2 घंटे पहले ही वीडियो देख रहे हो। उसी तरह ये भी भगवान जी को खुश करने के लिए डांस करते थे। अब जैसे कि ये पेंटिंग्स भीमबेटका केव्स की दीवारों पर मिली है, तो इनको म्यूजिक, डांस, थिएटर, मास्क के यूज का बहुत पुराना एग्जाम्पल माना जाता है। इस पेंटिंग में एक साइड में तो एक फिगर बनाया गया है जो कि एकदम खुश लग रहा है और उसने अपने दोनों हाथ खोल रखे हैं। इसके बाद बीच में 2 और फिगर मिले हैं, जिनमें से एक तो खड़ा हुआ है और एक बैठा हुआ है। इन्होंने अपने मुंह पर मास्क पहने हुए हैं और सिर पर सींग लगा रखे हैं। थिक ब्लैक लाइंस बनाई हुई है जिनमें कोई कलर नहीं है। ये फिगर्स सिंपल, एलोंगेटेड, स्टिक लाइक है और कुछ जगह पर तो कर्व्ड है, जैसे देखने में लगता है कि वो मूवमेंट कर रहे हैं। ये डांस, रिचुअल्स, प्रेयर्स में लगे हुए हैं ताकि कुछ जादू कर सके और अपनी पावरफुल जंगल गॉड को खुश कर सके। तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि ये पेंटिंग्स हमें ट्राइबल डांस दिखाती हैं और बताते हैं कि कैसे पहले के टाइम पर इंसान भगवान जी को खुश करने के लिए म्यूजिक और डांस की हेल्प लेते थे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है अ रोरिंग एनिमल। इसका भी टाइम पीरियड, लोकेशन, मीडियम भी सेम है जैसे कि विजार्ड डांस का था। अब रोरिंग का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। तो इसके नाम का मीनिंग भी यही हुआ कि दहाड़ता हुआ एनिमल। इस पेंटिंग की थीम एक हंटिंग सीन के ऊपर है, जो कि प्री हिस्टोरिक एरा में ह्यूमंस की एनिमल्स पर सुपरमेसी को दिखाता है। इस पेंटिंग में एक आदमी दिखाई देते हैं जो कि जानवरों से घिरे हुए हैं और उसके हाथ में एक लंबा सा हथियार है। उस आदमी के एक साइड में तो एक जानवर है जो उसकी तरफ दहाड़ रहा है और दूसरी साइड में पिकॉक जैसे बर्ड्स है, जिनके साथ साथ बुल, डियर, काऊ जैसे अलग अलग जानवर भी दिख रहे हैं। इनको सिंपल रेक्टेंगल और ब्लैक बोल्ड लाइंस की हेल्प से बनाया गया है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसमें जानवरों की हम्प और उनके सींग भी दिखाए गए हैं। और आगे ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम पेंटिंग्स में है जो आगे इस पेंटिंग में दिखाया गया है। इसमें एक गाय दिखाई गई है और उसका बेबी दिखाया गया है जो कि अभी पैदा नहीं हुआ है, और ये सब एकदम छोटी सी मतलब मिनिएचर फॉर्म में दिखाया गया है। ये सब देखकर उनकी इंटेलिजेंस का पता लगता है कि किस तरह से वो अपनी हर बात को सिर्फ सिंपल लाइंस के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एनिमल्स की बार बार रिपीटेशन ने इसमें जान डाल दी है।
आगे इसमें एक और जानवर मतलब एक बाइसन दिखाया गया है जो कि एक आदमी पर अटैक कर रहा है और वो आदमी सरेंडर कर चुका है क्योंकि वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। शायद ये एक हंटिंग सीन हो सकता है जिसमें कि ये जानवर अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं। ये पेंटिंग रेड कलर की बनाई गई है जो कि खून को दिखा रही है, ब्लड शेड को दिखा रही है जो अटैक की वजह से बहा होगा। इन पेंटिंग्स को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अर्ली ह्यूमंस अपनी बातों को बताने के लिए, अपनी खुशियों को, अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए पेंटिंग्स की हेल्प लेते थे। ये सब हमें आज के टाइम पर भी हेल्प करती है क्योंकि इनको देखकर ही हमें पता लगता है कि कैसे हम इवॉल्व होकर आगे आए हैं, कैसे हमारी डेली एक्टिविटीज़ थी, कैसे उनकी डेली एक्टिविटीज़ थी, क्या उनका लाइफस्टाइल था, क्या उनकी फूड हैबिट्स थी। तो ये सब जानने में हमें पेंटिंग्स ही हेल्प करती है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स की वीडियो भी डाल रखी है। और लेकिन अगर आपको कुछ और भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैंने कुछ और चैप्टर्स की वीडियोस या फिर फोटोज डाल रखी हैं। स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी और भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डाल रखा है, आप वहाँ से बाकी के चैप्टर्स के नोट्स भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर और एक्सप्लोरर थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1842 में सबसे पहली बार हड़प्पा के खंडरों की खोज की थी। इसके बाद सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने 1856 में इसी सिविलाइजेशन की फर्स्ट सील को पब्लिश किया। इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि ये इंडस रिवर के पास ही बसी हुई थी। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है क्योंकि इस सिविलाइजेशन की जो पहला शहर था जिसकी खुदाई हुई थी वो हड़प्पा शहर ही था। इस सिविलाइजेशन की कुछ बहुत फेमस साइट्स भी है जैसे मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, रूपनगर इन पंजाब, लोथल इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, रंगपुर इन गुजरात, आलमगीरपुर नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश, बनावली इन हरियाणा, धोलावीरा इन कच्छ गुजरात में है जो कि राखीगढ़ी इन हरियाणा। तो ये सब कुछ फेमस साइट्स थी, आप अगर इनको थोड़ा सा याद रख सको तो और भी अच्छा रहेगा। तो चलो अब हम इसके नाम का लॉजिक तो जान चुके हैं, अब हम इसके रूप रंग के बारे में समझते हैं। इस सिविलाइजेशन में अर्बन सिविक प्लानिंग की गई थी, ये एक शहर की तरह ही बसा हुआ था। इसमें घर, ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक बाथ्स, मार्केट्स बहुत ही शानदार थे। ये लोग टेराकोटा फिगर्स, स्कल्पचर्स, सील्स, ऑर्नामेंट्स, पोट्री सब कुछ बनाते थे, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन के थे ये सब आज के टाइम पर नेशनल म्यूजियम में रखा गया है जो कि न्यू दिल्ली में है। इन्होंने अपने बर्तन देवी देवताओं, वुमेन फिगर्स और कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न से डेकोरेट किए हुए थे, जैसे हम भी करवाते हैं ना अपने बर्तन डेकोरेट, वैसे ही इन्होंने भी कर रखे थे उस टाइम पर। बीड्स जिनको हम मनके भी बोलते हैं वो टेराकोटा से बने हुए मिले हैं जो एक तरह की क्ले होती है। कुछ बर्ड्स भी मिले हैं जो बहुत प्यारे डेकोरेट किए हुए हैं। कुछ जानवरों के स्केलेटन भी मिले हैं जैसे डॉग, काऊ, कैट, डियर, रैबिट्स, शिप एंड बुल। गोल्डन और सिल्वर ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जैसे नोज पिन, बैंगल्स, इयररिंग्स, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स। वो अलग तरह के हेयर स्टाइल और बंस भी बनाते थे। ऐसे मेल फिगर्स के स्कल्पचर्स भी मिले हैं जिन्होंने प्रिंटेड शॉल ओढ़ रखी है, वो देखने में पुजारी लगती है। वो स्कल्पचर बनाने के लिए ब्रोंज कास्टिंग का यूज़ करते थे जो एक तरह की लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में
पहले तो वैक्स के साथ स्कल्पचर बनाए जाते हैं, फिर इसके ऊपर क्ले के साथ एक लेयर लगा दी जाती है, फिर उसको हीट किया जाता है जिससे कि जो क्ले के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं उनमें से वो वैक्स निकल जाती है, जिसके बाद उसमें पिघला हुआ मेटल भरा जाता है और सूखने के बाद वो क्ले उतार दी जाती है। तो इसी ब्रोंज कास्टिंग का यूज इस सिविलाइजेशन में भी किया जाता था। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो हमें खुदाई के टाइम पर इस सिविलाइजेशन में इमेजेस मिली है। तो फर्स्ट थी मदर गॉडेस। ये टेराकोटा से ही बनी हुई थी और ये मोहनजोदारो की खुदाई के टाइम पर मिली। इस मूर्ति पर जो ये ब्रॉड पैन लाइक कुछ अटैच किया गया है वो बहुत ही यूनिक लग रहा है। इसकी नोज एकदम शार्प है और इसको ऑर्नामेंट्स फ्लैटली बॉडी पर लगाए गए हैं। इसने लाइन क्लॉथ पहना हुआ है जिसको एक क्रेडल जो एक तरह की बेल्ट होती है उसके साथ बहुत ही अच्छा रूप दिया गया है। छोटी छोटी क्ले बॉल्स के साथ इसकी आईज बनाई गई है। ऐसी बहुत सी मदर गॉडेस को पूजा जाता होगा एज अ बिस्टर्स, गिवर्स ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत पहले से ही 80% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं और वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं फॉर फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसी तरह ये भी उसी गॉडेस का प्रोटोटाइप है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट है डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज से बनी है और मोहनजोदारो में ही मिली है। ये स्कल्पचर मोहनजोदारो के आर्टिस्ट की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी जिसे हम मास्टर्स ऑफ मिनिएचर बोल सकते हैं। मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल साइज की पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एटसेट्रा। तो इसकी हाइट 4 इंचेस थी और ये एक फीमेल फिगर है जो त्रिभंग पोजीशन में खड़ी हुई है जैसे कि डांस करके रिलैक्स कर रही हो। इन्होंने अपना राइट हैंड अपने हिप पर रखा है और अपना लेफ्ट हैंड पूरा बैंगल से कवर कर रखा है जिसको लेफ्ट लेग पर रखा है। सिर को थोड़ा टिल्ट कर रखा है और बालों को अच्छे से कवर किया हुआ है। इनकी आंखें बंद है और गले को नेकलेस से डेकोरेट कर रखा है। इनके आर्म्स और लेग्स सिंप्लिसिटी को दिखाती हैं। इनके लिप्स और नोज एकदम थिक है और इस सिविलाइजेशन के फीमेल फिगर्स को पावर ऑफ फर्टिलिटी ऑफ वुमेन को समर्पित माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मेल टोर्सो। इसको टेराकोटा से बनाया गया है और ये हड़प्पा में मिली है। ये स्टोन कार्विंग का एक बहुत ही इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है। ये 5th सेंचुरी की ग्रीक आर्ट का बहुत फाइन एग्जाम्पल है। ये स्कल्पचर मेल का एक मस्कुलर और बड़ा फिगर है। ये एकदम रियलिस्टिक ह्यूमन डिटेल्स जैसे चेस्ट और स्टोमक की शेप्स एकदम रियल लग रही है। अगर हम इसे पीछे से देखें तो इसके शोल्डर्स की राउंडनेस और हिप्स के ऊपर स्पाइन की लाइन और कमर की शेप एकदम क्लियर बना रखी है। गर्दन के बीच में एक होल है जिसे देखकर लगता है कि शायद यहाँ इसका सिर हो या फिर और भी बहुत सारे सिर हो। इसके हाथ और पैर टूट चुके हैं। इस पर एक थ्योरी भी है कि हो सकता है इसके बहुत सारे हाथ पैर सिर हो क्योंकि इस फिगर का पोज भगवान शिव द लॉर्ड ऑफ डांस से मिलता जुलता है जो हजारों साल पहले बनाई गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है कि ये सब हम कैसे याद करेंगे ये वो। तो आप बस सिंपली इनकी इमेजेस ध्यान से देखते जाओ। आपको फिर 2-3 बार देखने से ये खुद ध्यान में आती रहेगी कि हाँ उसके हाथ ऐसे थे, उसका मुंह ऐसा था। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुल सील जो कि मोहनजोदारो में मिला था। ये वाइट स्टोन से बना है। ये एक हम्प्ड बुल की स्क्वायर सील है जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में एनग्रेविंग करके बनाया है। ये माना जाता है कि ये एंशियंट मेसोपोटामिया में एक फर्टिलिटी और ल्यूनर सिंबल था। हो सकता है कि ये लीडर हो जो उनकी प्रोटेक्शन और ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक एनिमल हो जिसे पावरफुल ट्राइब्स भगवान जी को बलि देते हों। इस बुल की बॉडी एकदम स्ट्रॉन्ग बनाई गई है विद वाइड कर्व्ड एंड लार्ज हॉर्न्स एंड डोमिनेंट हम्प। इसकी गर्दन पर जो ये फॉल्स बनाए गए हैं वो एकदम रियल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी स्किन इकट्ठी हो रखी है। ये बुल देखने में भगवान शिव जी की नंदी बैल जैसा भी लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेंटेड अर्दन वेव भी मिला है जो देखने में एक जार लग रहा है। ये भी टेराकोटा से ही बनाया गया है और मोहनजोदारो में ही मिला है। ये बड़ा सा जार हड़प्पा
और मोहनजोदारो के स्टोरेज के लिए यूज किया जाता होगा। ये पोटर्स व्हील पर ही बनता था, जिसे सूखने के बाद उस पर पेंट किया जाता था और लाइंस सर्कल से डेकोरेट किया जाता था। ज्यादातर डिजाइन ब्लैक कलर से ही बनाए जाते थे, जिन्हें फिर रब करके स्मूथ कर दिया जाता था। इसके बाद इन पर एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग कर दी जाती थी। ये बहुत सोचने की बात है कि उस टाइम पर वो ऐसा क्या मटेरियल यूज करते थे कि इनकी शाइनिंग आज भी वैसे ही है। तो बस अब हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट, और देखो थोड़े ही टाइम में हमने ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, शुंग, कुषाण एंड गुप्ता। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट के बारे में पढ़ा था, तो अब इस चैप्टर में हम अलग अलग डायनेस्टीज के आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी एंड गुप्ता डायनेस्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी से। इसी डायनेस्टी के टाइम पीरियड में इंडियन आर्ट की नींव रखी गई थी, जिसने आगे जाकर गुप्तास टाइम पीरियड में और भी हाइट्स को पकड़ लिया। मौर्यन एम्पायर के एक रूलर थे अशोक, जिनके टाइम पर एम्पायर बहुत बढ़ा, लेकिन कलिंग वॉर के बाद इनके अंदर बहुत चेंजेस आए। इन्होंने बौद्ध धर्म के रास्ते को चुन लिया, क्योंकि कलिंग वॉर में लाखों लोगों की डेथ हुई, जिसके बाद इनको बहुत दुख हुआ था और ये कुछ अच्छा काम करना चाहते थे। अब इसीलिए इन्होंने हर जगह बौद्ध धर्म के संदेश पहुंचाए कि कैसे हमें पीस और नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना चाहिए। इन्होंने आर्ट वर्क की हेल्प से, जैसे अशोकन पिलर, तो इनकी हेल्प से बुद्धास टीचिंग को फैलाया। ये पिलर्स एक सिंगल स्टोन से बने होते थे, जो एक ही स्टोन को काटकर और फिर उन पर पॉलिशिंग करके बनाए जाते थे। इन पिलर्स को बनाने के लिए हजारों मील दूर से पत्थर लाए जाते थे। इन पर अशोक एकता का संदेश लिखवाते थे कि भाई हमें यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। इन पर बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी, ह्यूमैनिटी एंड डेडिकेशन के बारे में लिखा जाता था। इन पर एनग्रेविंग की जाती थी। मतलब एनग्रेविंग का मतलब होता है पत्थर के साथ खुरीद कर लिखना, मतलब जैसे निकाशी कर देते हैं ना, वैसे ही। ये फेमस पिलर्स लोरैया नंदनगढ़, जो कि बिहार में है, सांची और सारनाथ में मिलते हैं। तो चलो आगे अब इस डायनेस्टी की कुछ आर्ट के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिनमें से सबसे पहले है लॉयन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। इसको पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बनाया गया था। ये एक स्कल्पचर है जिसमें 4 लॉयंस एक दूसरे की बैक को टच करते हुए खड़े हैं। ये एक बेस पर खड़े हैं जिस पर और भी एनिमल्स बने हुए हैं। इसको 1950 में इंडिया का ऑफिशियल एम्बलम अडॉप्ट किया गया था। तो देखो आपको ये इस इमेज में कितने लॉयंस दिख रहे हैं? 3 है ना। लेकिन इसमें जो ये बीच में खड़ा है, इसके पीछे एक और इसी की पोजीशन में खड़ा हुआ एक और लॉयन है। मतलब ये 4 लॉयन हैं, 3 नहीं है। ये लॉयन कैपिटल 3rd सेंचुरी BC में सारनाथ के डियर पार्क में बनाया गया था, जो कि वाराणसी के आउटस्कर्ट्स यानी बाहरी एरिया में है। यहाँ पर बुद्ध ने एनलाइटमेंट के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट 2 मीटर से ज्यादा है, यानी 7 फीट है। इसमें 4 लॉयंस है, जो कि एक राउंड स्लैब, जिसे अबेकस बोला जाता है, उस पर खड़े हैं। इस अबेकस को एक बॉल शेप्ड इन्वर्टेड लोटस बेस का स्पॉट मिला है। इस अबेकस पर भी 4 एनिमल्स है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो 4 एनिमल्स है लॉयन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। इन 4 एनिमल्स के बीच में भी 4 स्मॉल धर्म चक्र है, जिन्हें व्हील ऑफ लॉ भी बोला जाता है। ये माना जाता है कि पहले ये कैपिटल एक बड़े धर्म चक्र पर बना हुआ था, जिसमें 24 तिल्लियां थी, जिसके टूटे हुए टुकड़े आज भी इसके ओरिजिनल प्लेस पर मिलते हैं। इसमें लॉयंस की मॉडलिंग इस कैपिटल को और भी पावर और डिग्निटी से भर रही है। लॉयन से कंपेयर करते हुए जो इसके राउंड बेस पर एनिमल्स बनाए गए हैं, वो और भी नेचुरलिस्टिक और केयरफुली डिफाइन किए गए हैं। ये मौर्यन आर्ट का इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हुए एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। इस पिलर पर अशोकास वार्निंग भी लिखी गई है, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। इस पर लिखा गया है कि कोई भी मॉन्क्स के ऑर्डर में डिवीजन नहीं लाएगा। जैसे हिंदुइज्म में साधु संत होते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में मॉन्क्स होते हैं। इस पिलर के ब्रोकन पीसेस अब सारनाथ के म्यूजियम में रखे गए हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज। इसको भी पॉलिश्ड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये एक यक्षी का स्कल्पचर है जिसे देवी माना जाता था और इन्होंने अपने हाथ में ये एक बड़ा चौरी उठा रखा है। ये एक बड़ा सा हथियार टाइप कुछ होता था जिसे चौरी बोला जाता था। तो ये जो यक्ष और यक्षी के स्टैचू मिले हैं हमें मौर्यन पीरियड में, ये इनकी क्राफ्टमैनशिप इन फैशनिंग द ह्यूमन फिगर्स को दिखाता है। इन्हें फर्टिलिटी की गॉडेस माना जाता था। इसका नाम दीदारगंज चौरी बियरर इसीलिए है क्योंकि ये दीदारगंज से मिली है जो कि आज पटना बिहार में है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीमेल फिगर है जिसे स्टोन के सिंगल पीस के साथ ही बनाया गया है। ये 5 फीट 4 इंचेस टॉल है। ये इंडियन आइडल ऑफ फेमाइन ब्यूटी का ग्रैंड पोर्ट्रेयल है। इसे बहुत डिटेल वे में बनाया गया है जैसे नोटेबल ब्रेस्ट, ब्रॉड हिप्स, नैरो वेस्ट। इनको बहुत सारी ज्वेलरी पहनाई गई है जैसे गर्दन में, ईयर्स में, माथे पट्टी भी, जिसका बड़ा पीस हेयर का पार्टीशन करके फोरहेड पर रखा गया है। इनके कपड़ों के हैवी वेट की वजह से इनकी कमर पर प्लेट्स इकट्ठी हो रखी है। इन प्लेट्स को एक तरह से कहने जिसे ओडियनम बोला जाता था उसके साथ बांधा हुआ है। इन्होंने लेफ्ट हैंड में चोरी पकड़ा हुआ है। इनके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल पीसफुल और काम है और इनके फेस की मिस्टीरियस स्माइल की वजह से ही इस स्कल्पचर को मोनालिसा ऑफ इंडिया माना जाता है। तो चलो, हमने मौर्यन पीरियड के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम जानते हैं कुषाण पीरियड के बारे में। तो कुषाण डायनेस्टी आज के टाइम का अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कवर करती थी। इस डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर कनिष्क फर्स्ट थे जिन्होंने इस डायनेस्टी को स्प्रेड किया। ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और इन्होंने बुद्धिस्ट आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया। कुषाण पीरियड में मथुरा और गंधार दो मेन सेंटर्स थे आर्ट के। ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसे ग्रेसो रोमन बुद्धिस्ट स्कूल भी बोला जाता था, ये 2nd सेंचुरी में फ्लरिश हुआ। गंधार नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है जो कि खाइबर पास और इंडस रिवर के बीच में था और मथुरा तो नॉर्दर्न इंडिया में ही पड़ता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। गंधार और मथुरा स्कूल ने सबसे पहली बार बुद्ध को इंसान की तरह दिखाया क्योंकि बुद्धिज्म 2 टाइप्स में डिवाइड हो रखा था, हिनायान और महायान। और पहले हिनायान के अकॉर्डिंग बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, उनके लिए सिंबल्स यूज करते थे जैसे छत्र, बोधिट्री, चरण पादुका मीन्स फुट गियर्स। लेकिन अब कनिष्क के रूल के टाइम पर महायान बुद्धिज्म आया तो लॉर्ड बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। उनके स्टैचूज पेशावर, रावलपिंडी और तक्षशिला में बनाए गए। उन पर ग्रीक आर्ट का डेफिनेट इफेक्ट दिखने को मिलता है और उस पूरे एरिया को गंधार के नाम से जाना जाता है, इसीलिए उनके आर्ट का नाम भी गंधार पर ही रखा गया। इसके बाद मथुरा में बुद्ध स्कल्पचर्स बनाने के लिए बारहट और सांची के यक्ष फिगर्स से इंस्पिरेशन ली। मथुरा में दूसरे रिलीजन जैसे हिंदू और जैन भगवानों को भी ह्यूमन फॉर्म्स में दिखाया गया। अब नेक्स्ट इनके सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। तो गंधार आर्ट तो टोटली बुद्धिस्ट रिलीजन पर ही डिपेंडेंट थी। लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कहानियाँ जिनको जटाका टेल्स बोलते हैं, उन कहानियों की यहाँ पर इमेजेस मिलती हैं। वैसे तो यहाँ पर इंडियन स्टैचूज बनाए जाते थे लेकिन वो ग्रीक आर्ट का यूज करते थे, लेकिन ऐसा मथुरा में नहीं था। यहाँ पर तो लोकल फोक आर्ट का यूज करके देवी देवताओं के स्कल्पचर्स बनाए हुए मिले हैं। यहाँ गंधार की तरह नहीं था कि सिर्फ बुद्धिज्म के बारे में ही हो, यहाँ पर जैनिज्म और हिंदुइज्म के भी स्टैचूज मिले हैं। यहाँ ग्रीसो रोमन टेक्निक का बहुत कम इन्फ्लुएंस था। तो अब देखते हैं कि वो क्या मटेरियल यूज करते थे। तो गंधार स्कूल में डेवलपमेंट के 2 फेजेस थे, फर्स्ट इन स्टोन एंड सेकेंड इन स्टूको। तो फर्स्ट फेज में जो मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था वो था एक सॉफ्ट लोकल सिस्ट स्टोन जो लाइट और डार्क ग्रे कलर में होता था और उन पर माइका पार्टिकल्स की स्पार्कलिंग्स होती थी। और बहुत सारे स्टैचूज को डार्क इंटीरियर में भी चमक देने के लिए उन पर गोल्ड लीफ की कवरिंग की जाती थी। तो अब सेकेंड फेज में स्टूको यूज करते थे जो लाइम और क्ले का मिक्सचर होता था।
तो ये तो बात हो गई गंधार की। अब मथुरा में वो क्या यूज करते थे? तो मथुरा में वो एक स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज करते थे। तो चलो इसके बाद अब कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि कैसे इस पीरियड में उन्होंने बुद्ध को पोर्ट्रे किया। तो सबसे पहले गंधार में तो ज्यादातर बोधिसत्व ने पगड़ी, ज्वेलरी और मसलिन स्कर्ट पहनी है। इनका फेस ओवल शेप में बनाया गया है और आईज आलमंड शेप की, जैसे बादाम होता है ना वैसे ही। और उनकी आईज और आईब्रोज उभरी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आईज बाहर निकल कर आएंगी। और स्ट्रेट नोज, वेवी हेयर्स, लार्ज फोरहेड और ईयर्स भी एलोंगेटेड बनाए गए हैं। उनके होठों पर हल्की सी स्माइल है जो उनकी स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है। यहाँ मॉन्क्स की तरह नहीं है कि बालों को शेव करवा रखा है, बल्कि उनके यूनिक हेयर स्टाइल्स बनाए गए हैं और कई जगह पर तो मूछें भी बनाई गई है उनकी। इसके बाद बुद्ध को एकदम शांत मेडिटेशन मोड में दिखाया गया है। उनकी आंखें आधी बंद है और वो योगी पोजीशन में बैठे हैं, जैसे ध्यान मुद्रा या अभय मुद्रा में बैठे हों। जो सबसे मेन साइन है जो उनके सुपर नेचुरल पावर को दिखाता है वो है उनके लंबे कान, उर्न जो कि थर्ड आई होती है माथे पर, और उष्णिशा जो कि बालों की गांठ होती है, मतलब जैसे सिर पर बालों की गांठ सी मारकर बांध देते हैं ना वैसे ही। ये गांठ दिखाती है कि वो सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं और सब जानते हैं। जो उनके लटके हुए कान हैं वो दिखाते हैं कि ये शायद हैवी और रिच ज्वेलरी पहनने से हुए हो। जब वो राजा थे तो वो जब पहनते होंगे वो ज्वेलरी। इसके बाद मथुरा में बुद्ध इमेजेस यक्ष इमेजेस से इन्फ्लुएंस्ड थी। इसके चारों ओर बोधिसत्व बनाए हुए हैं। जो उनके पीछे हलो होता है वो भी ज्योमेट्रिकल मोटिव से डेकोरेट किया हुआ है। हलो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम हमारे भगवानों के पीछे वो एक सर्कल सा होता है वो देखते हैं ना, जो लाइट मतलब वो चमकता है, वैसा ही वो उनकी सुपर नेचुरल पावर को दिखाता है। तो वही सर्कल देखो जैसे इमेज में दिख रहा है हमें वैसे ही तो वो इनके पीछे भी बनाया गया था। इनका फेस शेव हो रखा है और पद्मासन में बैठे हुए हैं, जिसमें उनका राइट हैंड अभय मुद्रा में है और लेफ्ट हैंड थाई पर रखा है। यहाँ भी उर्न और उष्णिशा उनकी एनलाइटमेंट को दिखाते हैं। यहाँ पर ज्यादा फोकस इनर ब्यूटी और फेशियल इमोशंस पर दिया गया है। तो इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो देखो आपको है ना जो ये मेन वर्ड्स है ना, जैसे उर्न, उष्णिशा, हेलो, ऐसे ऐसे वर्ड्स अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे इस चैप्टर में बार बार यही वर्ड्स आएंगे, तो आप इन वर्ड्स को एकदम अच्छे से इनका मीनिंग समझ लो और इनको रट लो। इस चैप्टर में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ कर लेना आप। इससे आपका थोड़ा इंप्रेशन बनेगा और टीचर खुद पर खुद नंबर देगी। ठीक है, मिला ना अच्छा आइडिया? तो फिर बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा एग्ज़ाम हुआ। तो चलो अब आगे इसी पीरियड के स्कल्पचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, जो स्टोन से बना था और 2nd सेंचुरी में बना था। इसको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। ये सिस्ट स्टोन से बना है और इस बोधिसत्व हेड के फेस को ओवल शेप दी गई है और ये राइट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है। इसकी आंखें आधी बंद है और आलमंड शेप आईज है। ही हैज फुल लिप्स, लॉन्ग स्ट्रेट नोज, राउंड चिन एंड एलोंगेटेड ईयरलोब्स। तो देखो मेरे को भी इंग्लिश आती है, ठीक है, मतलब इनके लटके हुए कान हैं। इसमें भी उर्न और उष्णिशा ऐड किए गए हैं और आईब्रोज बीच में आकर मिल रही है, जैसे बहुत सारे बच्चों की मिली होती है ना वैसे ही। होठों पर हल्की सी स्माइल है। इसको ग्रीको रोमन स्टाइल यूज करके बनाया गया है। तो ये फॉरेन और गंधार आर्ट का मिक्सचर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टिला, जिसे रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। ये मथुरा स्टाइल में है जो कि 3rd सेंचुरी एडी में बनी थी। इसमें बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं और इनके दोनों साइड बोधिसत्व है। ये 69 सेंटीमीटर्स का स्कल्पचर कटरा माउंट में मिला जो कि मथुरा में है। इसमें 2 बोधिसत्व है, पद्मपानी जिन्होंने लोटस पकड़ा हुआ है और वज्रपानी जिन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है। बुद्ध ने ट्रू इंडियन की तरह कपड़े पहने हुए हैं, और ट्रांसपेरेंट मसलिन गारमेंट संघेटी जो उनके एक कंधे को कवर करता है और इकट्ठे होने
के कारण उनमें फॉल्स आए गए हैं जो दिखा रखे हैं अच्छे से। बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं एक लोयन थ्रोन पर बोधि ट्री के नीचे। उनके फेस पर स्माइल है जैसे बाकी मथुरा बुद्ध पर थी वैसे ही। इनके पीछे हेलो बनाया गया है जिसे छोटे मोटिव्स के साथ डेकोरेट किया गया है। इनके साथ गंधर्व भी है। उनके हेड पर उष्णिशा के स्नेल्स भी हैं। बहुत अच्छा रूप दिया गया है उष्णिशा का इसमें। और फोरहेड पर ऊन भी बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। उनकी हथेली पर व्हील और पैरों के जो तलवे होते हैं उनको भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। उनका फेस राउंड है और ब्रॉड शोल्डर्स बनाए गए हैं। जो ऊपर गंधर्व फ्लाई कर रहे हैं ना, वो इस स्कल्पचर की स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहे हैं। जो इनका लायन थ्रोन है उस पर 3 लायंस बनाए गए हैं, एक सेंटर में और बाकी के 2 साइड में फेस किए हुए हैं। इस स्कल्पचर की डिटेल्स बेशक से कम है लेकिन इस फिगर को एकदम यूनिक बनाया गया है। ये इंडियन बुद्ध का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। तो चलो अब देखते हैं गुप्त आर्ट। गोल्डन एज ऑफ गुप्त श्री गुप्त से स्टार्ट होती है। इस डायनेस्टी में बुद्धिस्ट, जैनिज्म और हिंदू रिलीजन के स्कल्पचर मिलते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ स्कल्पचर्स। फर्स्ट है जैन तीर्थंकर जो कि 5th सेंचुरी का है और स्टोन से ही बना है। इसे स्टेट म्यूजियम लखनऊ में रखा गया है। ये एक फेमस जैन डीटी है जो पद्मासन में बैठे हैं। जैनिज्म में मेनली 24 तीर्थंकर्स थे, तो ये इमेज 24th तीर्थंकर स्वामी महावीर की है जो कि एक पेडिस्टल पर मेडिटेटिव मोड में बैठे हैं। इस स्टैचू में ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। जैसे लॉर्ड महावीर ने त्रिरत्न के बारे में बताया है कि फेथ, राइटियस एक्शन एंड ट्रूथफुल होने से इंसान जीवन और मरण से मुक्त हो जाता है। तो ये सब इस स्कल्पचर पर अच्छे से दिखाया गया है। इनके हेयर्स भी उष्णिशा बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्कल्पचर है सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ जो कि चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ है। ये सारनाथ म्यूजियम में रखा गया है। तो बुद्ध की फर्स्ट सरमन सारनाथ में थी इन द डियर पार्क। तो ये स्कल्पचर उसी को दिखाता है। बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं और हाथों को धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में किया हुआ है। इनकी आंखें भी आधी बंद है लेकिन इनके हाथ एक्टिव है कि वो वर्ल्ड को मैसेज दे सकते हैं। इस स्कल्पचर पर भी बुद्धिस्ट के सभी साइंस थे जैसे बो लाइक आईब्रोज, लोटस बर्ड शेप आईज एंड लॉन्ग ईयर लॉब्स। इनका ओवल फेस, राउंड चिक्स, फेशियल लिप्स है। इनकी बॉडी स्लिम और एलोंगेटेड है। एक स्नेल जो उष्णिशा बना रहा है वो भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। इनका थ्रोन दोनों साइड से डेकोरेट कर रखा है विथ बेस्ट एंड क्रोकोडाइल्स। इनके पीछे भी हालो बना रखा है जिसको मोटिव्स के साथ डेकोरेट किया हुआ है। तो चलो भाई चैप्टर होता है फिनिश। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज द आर्ट ऑफ अजंता। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो इस चैप्टर के नोट्स की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर किसी और भी चैप्टर से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर मेरे से पूछ सकते हो और नोट्स भी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर। अजंता आर्ट के मामले में एक बेहतरीन जगह है। यहाँ की गुफाएं रॉक कट आर्किटेक्चर का फाइन एग्जाम्पल है। इंडियन पेंटिंग्स की ब्राइट हिस्ट्री यहाँ की वॉल पेंटिंग से ही स्टार्ट होती है। स्कॉलर्स का मानना है कि उस पीरियड में कहीं पर भी इतने सुंदर पेंटिंग्स नहीं मिली जितनी यहाँ पर मिली है। इसीलिए इस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्ट बोला जाता है। लॉर्ड बुद्ध के फॉलोअर्स ने बहुत सारे स्तूप, चैत्य और विहार बनाए पूरे इंडिया में। जो बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज होती थी जिनको जताका स्टोरीज बोला जाता था वो अजंता में भी पेंट की गई थी। इनकी डिस्कवरी 1817 में कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने की। वो टाइगर का शिकार करने के लिए गए थे और वहाँ उन्होंने सबसे पहली बार इन केव्स को देखा एक हॉर्स शू शेप्ड नैरो वैली के पास जो कि औरंगाबाद में है। यह एक 300 फीट हाई एक छोटी सी पहाड़ी है जो कि अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार में है और पास में ही एक नदी बहती है। ये वास्तव में आर्ट के मंदिर है जहां हम आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग्स के रूप में लव, पेशेंस,
वर्शिप, सेक्रीफाइस, सिंपैथी और पीस को देखते हैं। अजंता 2nd सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD की पेंटिंग्स का एकमात्र जीवित उदाहरण है। यहाँ का एग्जैक्ट टाइम पीरियड इसीलिए नहीं पता है क्योंकि इस टाइम पीरियड की कोई भी हमें इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं, बहुत कम इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इसके 2 फेजेस थे। फर्स्ट फेज था हिनायान पीरियड फ्रॉम 2nd सेंचुरी टू 1st सेंचुरी BCE। इसमें केव नंबर 8, 9, 10, 13 एंड 15A पेंट की गई थी ड्यूरिंग सातवाहना रूल। सेकेंड फेज था महायान पीरियड फ्रॉम 4th टू 6th सेंचुरी CE। ये पूरा अजंता का चैप्टर इन्हीं केव्स पर ही बेस्ड है। अब देखते हैं कि उसमें कितने केव्स थी। तो इसमें चैत्य और विहारा की 29 केव्स हैं और एक अनफिनिश्ड है। केव नंबर 1 सबसे बड़ी केव है जिसमें पद्म पानी के फिगर्स है। केव नंबर 29 सबसे बेस्ट स्तूप केव है और केव नंबर 17 में सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स है। अजंता में 2 तरह की केव्स थी। फर्स्ट थी चैत्य और स्तूप केव जो कि वर्शिप और रिलीजियस डिस्कशंस के लिए यूज़ की जाती थी। इसमें केव नंबर 9, 10, 19, 26 एंड 29 इंक्लूडेड थी। इसके बाद सेकंड थी विहार और लिविंग केव्स जो बुद्ध भिक्षुस का घर होती थी। इसमें केव नंबर 1 to 8, 11 to 18, 20 to 28 एंड 30th केव इंक्लूडेड थी। तो अब इसके बाद देखते हैं कि वो आखिर कलर्स कौन से यूज़ करते थे इन पेंटिंग्स में। तो नेचुरल वाइट कलर तो लाइमस्टोन और चौक से बनाए जाते थे। ब्लू कलर नील के प्लांट से जो इंडिगो का प्लांट होता है ना, उसी से। बाकी के कलर जैसे येलो, वर्मिलियन, टेरावेटा और रेड कलर रेड रडल से प्रिपेयर किए जाते थे जो एक तरह का रेड स्टोन पाउडर होता था। कुछ मानते थे कि येलो कलर एसेनिक से प्रिपेयर किया जाता था। लैम्प ब्लैक एक अकेला ऑर्गेनिक कलर था। फिगर्स की आउटलाइनिंग पतले ब्रश के साथ की गई है। इन नेचुरल कलर्स की पेंटिंग्स बहुत शानदार लगती थी। अजंता में पेंटिंग्स बनाने के लिए वो एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ करते थे। तो चलो अब उसी टेक्निक को देखते हैं। तो वो टेक्निक थी टेक्निक ऑफ फ्रेस्कोस एंड मुराल्स। अजंता फ्रेस्कोस टेम्परा स्टाइल में बनाई गई थी। इस प्रोसेस में पहले सरफेस रफ बनाया जाता था, फिर उस पर एक प्लास्टर लगाया जाता था जो कि स्टोन पाउडर एंड ड्राई स्ट्रो से बना होता था। इसकी 1/2 to 2 इंचेस थिक लेयर लगाई जाती थी जिसे फिर बैम्बू स्टिक्स के साथ मारकर उसको फ्लैट किया जाता था। ऐसे ही 3-4 लेयर लगाने के बाद उस पर लाइन पेस्ट की पतली कोटिंग की जाती थी और फिर इस पर रेड कलर की लाइंस ड्रॉ करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे ये पेंटिंग्स कंप्लीट की जाती थी और फिर एंड में फिनिशिंग देने के लिए ब्लैक और ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता था। तो चलो अब देखते हैं इन अजंता पेंटिंग्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता था। तो इन पेंटिंग्स में बुद्ध की लाइफ और उनकी पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। इन गुफाओं में हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं का चित्रण मिलता है जैसे विलेज लाइफ, लग्जरी लाइफ, बेगर्स, फिशरमैन, फाइटिंग सोल्जर्स, हंटर्स, बुल फाइट, बर्ड्समैन एटसेट्रा। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अजंता की पेंटिंग्स 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फर्स्ट है ऑर्नामेंटल, सेकंड है इमोशनल और एक्सप्रेसिव एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट कैटेगरी में एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, जाइंट्स, डिविनिटीज, स्नेक्स, गंधर्व्स, अप्सरास, गरुड़ और यक्ष इंक्लूडेड किए गए हैं। सेकेंड कैटेगरी में बुद्ध के डिफरेंट पॉजेस, उनके बर्थ, डेथ और स्पिरिचुअल इवेंट्स, बोधिसत्व्स, किंग एंड क्वीन इंक्लूडेड किए गए थे। और थर्ड कैटेगरी में जताका और अवदनास जो कि बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज होती थी वो इंक्लूडेड की गई थी। तो चलो अब देखते हैं इन पेंटिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। फर्स्ट वन इज लीनियर ब्यूटी। इन पेंटिंग्स में लाइन ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट है। उनके एक्सप्रेशंस, इमोशंस जो लाइन के थ्रू एक्सप्रेस किए गए हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। ये लाइंस थिक, फोर्सफुल, फुल ऑफ एनर्जी और रिदमिक है। नेक्स्ट इज देयर भाव, द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंट। उन्होंने हर जीव जंतु के भाव अपनी पेंटिंग्स में दिखाए गए हैं। वो सिंबल का यूज़ करके अलग अलग क्रिएचर्स को दिखाते हैं जैसे एलिफेंट्स, लोटस, क्रीपर्स और वाइल्ड एप्पल्स का यूज़ करके वो अलग अलग क्रिएचर्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय पोइट्री एंड लिटरेरी एक्सप्रेशंस।
जो क्लासिकल इंडियन आर्टिस्ट थे वो सिर्फ वही पेंट नहीं करते थे जो वो देखते थे, बल्कि वो पोइट्री का भी यूज़ करते थे। कई जगहों पर इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक स्टोरी को दिखा रहे हो और उनके एपिसोड्स चल रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट वो करेक्ट ड्राइंग्स के लिए मैथमेटिकल टेक्निक्स का भी यूज़ करते थे। कई जगहों पर जो मेन फिगर्स होते थे वो उसकी एक्चुअल हाइट से भी ज़्यादा बड़े देखने को मिले हैं। ये सब उन फिगर्स की डोमिनेंस और पावर को दिखाने के लिए किया जाता था। वुमेन को भी एक आइडल फॉर्म में दिखाया गया है और सीलिंग्स को भी डेकोरेट किया गया है विद एनिमल्स, बर्ड्स, लोटस, गॉड्स एंड गॉडेसेस। उन्होंने सब तरह की लाइफ दिखाई है, एक अमीर से लेकर गरीब तक की, डिवाइन एंड फिजिकल और फ्लाइंग अप्सरास और गंधर्व्स भी यूज़ किए हैं। वो पेंटिंग्स में अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स यूज़ करते थे। किसी भी दो फिगर्स के हेयर स्टाइल सेम नहीं मिले हैं, सबके अलग अलग है। उन्होंने बहुत तरह की ज्वेलरी डाली हुई है, बैटल सीन्स भी है। केव नंबर 17 में 300 फेसेस है और उन पर सभी पर अलग अलग मूड्स बनाए गए हैं। उनके सभी के अलग अलग मूड है, कोई हैप्पी है, कोई सैड, तो कोई टेंशन में है तो कोई एक्साइटेड है। इनमें बर्ड्स और एनिमल्स तक के भी अलग अलग इमोशंस क्लियर देखने को मिले हैं। केव नंबर 10 में कुछ 50 एनिमल्स है और वो सभी अलग पोज में बनाए गए हैं। नेचर को भी बहुत अच्छे तरह से पोर्ट्रे किया है। डिफरेंट ट्रीज जैसे बनाना, पीपल, मैंगो, बनियन और पाम के सभी के ट्रीज रियल दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रीज रियल ही ऐसे ही खड़े हो। उनके गारमेंट्स और उनके ऑर्नामेंट्स उनके फैशन को दिखाते हैं। सभी ने अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहने हैं जैसे ईयररिंग्स, फिंगर रिंग्स, आर्मलेट्स, एंकलेट्स, नेकलेस और बेल्ट्स। तो चलो ये तो हो गई उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जो पेंटिंग्स मिली है वो कैसी थी। तो फर्स्ट पेंटिंग है बोधिसत्व पद्म पानी, जो एक फ्रेस्को मुराल पेंटिंग है। ये 5th सेंचुरी एडी की है, जो केव नंबर 1 औरंगाबाद में मिलती है। इस पेंटिंग में बोधिसत्व का टोर्सो सबलाइम पोज में दिखाया गया है। ये एक बोधिसत्व को दिखाता है जो जल्द ही बुद्ध बनेंगे। ये त्रिभंग पोजीशन में खड़े हैं और एक हाथ में लोटस है और दूसरे हाथ हवा में है। इनकी आईब्रोज सेंटर में आकर मिल रही हैं। इनके ब्रॉड शोल्डर्स है और टोर्सो राउंड है और चेस्ट, शार्प नोज और चिन के साथ साथ आर्म्स और ब्रेस्ट की भी हाइलाइट्स अच्छे से दिख रहे हैं। इनकी ज्वेलरी इनके रॉयल बर्थ को दिखाती है। इन्होंने डायगनली लॉन्ग स्ट्रिंग पहना है जो शोल्डर से जाकर चेस्ट तक को कवर करके इनके राइट आर्म के नीचे तक जाता है। इनके गले में एक नेकलेस है जो सेंटर के बीड्स है वो बड़े हैं और गर्दन की तरफ जितने वो बीड्स जाते जा रहे हैं उनका साइज उतना ही डिक्रीज होता जा रहा है। इनके लेफ्ट आर्म पर एक रिबन बंधा है। इनके आसपास और भी छोटे छोटे डिपिक्शंस है जैसे उनकी उदास पत्नी, खेलते हुए बंदर, बर्ड्स और किन्नर, जो एक तरह का क्रिएचर है जो आधा ह्यूमन है और आधा बर्ड। इनकी निर्वाण की जर्नी में इनको फेथफुल और अडोरेबल दिखाया गया है, जिनका गोल है कि सभी लोगों को शांत और खुश करना। इसके बाद नेक्स्ट स्कल्पचर है माराविजा, जो एक स्टोन से बना है और 5th सेंचुरी में ही बना था। ये अजंता केव नंबर 26 औरंगाबाद में है। ये स्कल्पचर मारा और उनकी आर्मी को दिखाता है। मारा विजय का मतलब होता है विक्ट्री ओवर द गॉड ऑफ लस्ट, डिपिक्टिंग द कंफ्यूजन इन बुद्ध's माइंड ऑन द जर्नी ऑफ सल्वेशन। इस पैनल में बुद्ध इमेज है जिनके आसपास मारा की आर्मी और उनकी डॉटर्स भी है। बुद्ध को उनकी उदारता का साक्षी मानते हुए धरती की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। हाथी पर सवार मारा अपनी राक्षसी सेना के साथ, जिसमें कुछ जानवरों के चेहरे वाले भी हैं, बुद्ध पर उनके राइट साइड से अटैक कर रहे हैं। मारा की बेटियां बुद्ध को अपने डांस और म्यूजिक से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर एंड पर मारा की एक इमेज भी है जो सोच रहे हैं कि कैसे उनको ज्ञान प्राप्ति से पहले ही डिस्टर्ब किया जाए। पैनल के पहले भाग में मारा की सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है और दूसरे पार्ट में मारा की हारी हुई आर्मी दिखाई गई है। बुद्ध बीच में बैठे हैं और उनके पीछे एक घना ट्री भी है। फीमेल फिगर्स के अलग अलग पोस्चर्स है जैसे फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट के। तो चलो भाई, इन पेंटिंग्स के बाद ये चैप्टर होता है फिनिश। गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट is
इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर के या फिर 11th क्लास के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ और भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम हमारे इंडिया के टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स मिले हैं वो देखेंगे। हम लोग पिछले कुछ चैप्टर्स में बार बार ये स्कल्पचर वर्ड सुन रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है? तो चलो देखते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो स्कल्पचर एक 3D फॉर्म ऑफ आर्ट होती है। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें साफ साफ दिखती हैं। तो चलो चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर जो भी इंडिया या साउथ इंडिया में घूमकर अपने घर लौटते हैं तो उन सभी के दिमाग पर ये इम्प्रेशन होता है कि इंडिया मंदिरों की धरती है। साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर हैं और कुछ तो बहुत पुराने हैं, जिसकी वजह से इन्हें तीर्थ स्थल माना जाता है। सिटीज़ के अलावा हर गांव में भी 1 या 2 मंदिर मिल ही जाते हैं। मंदिरों को माना जाता है कि ये भगवानों का घर है। इंसान मंदिरों में इसीलिए ही तो जाता है कि ताकि उन्हें वहाँ पर सुकून और भगवान के प्रति उनका जो विश्वास होता है, उन्हें जो फील होती है, वो अपनी श्रद्धा भावना को सेटिस्फाई कर सके। 8th सेंचुरी के आते आते पूरे इंडिया में मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाती है। ईस्ट में पाल, साउथ में चोल और पल्लव, सेंट्रल इंडिया में राष्ट्रकूट और चंदेल्स डायनेस्टी ने 8th से 10th सेंचुरी तक वेरियस आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में मंदिर बनवाए। इसके बाद 12th सेंचुरी तक विजयनगर, मैसूर, राजस्थान, बंगाल और उड़ीसा में भी मंदिर बनाए गए। इन शॉर्ट टेम्पल बिल्डिंग का ग्रेट एरा 500 AD के आसपास शुरू हुआ और रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिरों जैसे महान मंदिरों से 1600 AD में अपने चरम पर पहुंचा। इंडियन टेम्पल्स को मेनली 2 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है नगारा स्टाइल, जो कि नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में देखने को मिलता है, और सेकंड है द्रविड़ स्टाइल, जो कि साउथ इंडिया के मंदिरों में देखने को मिलता है। देखो इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है। तो चलो अब देखते हैं हमारी फर्स्ट स्कल्पचर, जो कि है डिसेंट ऑफ गंगा। तो ये स्कल्पचर ग्रेनाइट रॉक से बना है ड्यूरिंग 7th सेंचुरी AD और पल्लव डायनेस्टी के अंडर महाबलीपुरम तमिलनाडु में बना है। ये एक लो रिलीफ स्कल्पचर है, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ है, जिसमें स्वर्ग से बहती हुई गंगा दिखाई गई है। ये चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों और 5 बड़े रथों के पास एक बड़ा रॉक फेस है। पल्लव राजाओं ने रियलिज्म, एनर्जी और चार्म के साथ एक बड़ा वेल बैक शेप इस मोनोलिथिक रॉक को शेप दी। इस स्कल्पचर में दाढ़ी वाले दुबले पतले और भूखे भागीरथ कीमती चमड़े को ओढ़कर एक पैर पर खड़े हैं और शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। शिव उनके बगल में ही खड़े हैं और एक हाथ से वरदान दे रहे हैं। देखो ये एक गैप के बाद बीच में दिख रहा है ना, साफ साफ एक दरार उकेरी गई है, जो लगता है कि यहीं से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। तो इस दरार को क्लेफ्ट बोला जाता है। इस क्लेफ्ट के ऊपर एक समय पर तालाब था, शायद इसके साथ पानी बहता था। इसमें पानी के देवता हैं नागराज और उनकी रानी। इस अद्भुत घटना के लिए गहराई से ऊपर आते हैं। इसको देखने के लिए वो ऊपर जमीन पर आते हैं। जैसे ही गंगा आसमान से नीचे उतरती है, इस क्लेफ्ट के दोनों ओर के देवता नदी के शोर से हिल जाते हैं और अपने कानों को ढकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लेते हैं। वे उड़ते हुए दिखते हैं क्योंकि उनका आगे वाला पैर ज्यादा मुड़ा हुआ है। उनको देखकर साफ लग रहा है कि वो उड़ रहे हैं। इसमें ये ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर योगियों का एक ग्रुप है। एक छोटे पल्लव टेम्पल के चारों ओर वो इकट्ठा हो रखे हैं। उनमें से एक योग मुद्रा में बैठे हैं और 2 और दूर बैठे हैं। बाकी की चट्टान पर और भी एनिमल्स, ह्यूमंस, गॉड्स एंड गॉडेसेस बनाए गए हैं। एक हाथी की फैमिली भी देखने को मिलती है। देखो ये दिख रही है ना, ये वाली, जिसमें बड़ा मेल एलिफेंट आगे चल रहा है और उसके पीछे छोटे फीमेल एलिफेंट चल रहे हैं।
एंड में 2 लायन भी है जो स्पेशली एंट्रेंस पर गार्जियंस के सिंबल हैं। और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स बनाए गए हैं जैसे मंकी एंड डियर। इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कार्विंग है जिसमें एक बिल्ली एक पैर पर खड़ी तपस्या कर रही है कि देखो प्लीज़ भगवान जी, मुझे जो मेरे चारों ओर ये चूहा घूम रहा है, खेल रहा है, मुझे वो चाहिए, मुझे इसको खाना है। तो वो भी तपस्या कर रही है। तो इसमें सब कुछ परफेक्टली बनाया गया है। चाहे इसमें कितने भी फिगर्स बनाए गए हैं लेकिन इन सब फिगर्स को एकदम डिटेल्ड वे में बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, जिसे स्टोन से बनाया गया है। ये 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर कैलाशनाथ टेम्पल की 16th केव नंबर में एलोरा महाराष्ट्र में बनाई गई थी। इस स्कल्पचर में राजा रावण शिव के निवास कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश को दिखाया गया है। वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक भी कंकड़ नहीं हिला। उसमें भगवान शिव रावण की बचकानी हरकत पर हंस रहे हैं। पार्वती माता जो थोड़ी डरी हुई थी रावण को श्राप दे देती है कि एक दिन एक महिला ही उनकी मौत का कारण बनेगी। रावण को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे के साथ पर्वत को दबाने का प्रयास करते हैं और वो कैलाश पर्वत इतना भारी हो गया कि वह लगभग उसके नीचे ही दब गया। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी इस नज़ारे को चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। तो चलो इस स्कल्पचर की डिटेल्स देखते हैं। तो इस स्कल्पचर में शिव और पार्वती के चारों ओर मेदन और गंधर्व की मूर्तियां बनाई गई हैं। पार्वती माता को बहुत परेशान दिखाया गया है। वो शिव जी की ओर मुड़ी हुई है, डर के मारे उनके हाथ पकड़ रही है। लेकिन शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वे अपने पैर से पर्वत को दबा रहे हैं। वो तो संतुलित, शांत और आकर्षित दिखते हैं। इस स्कल्पचर के नीचे वाले भाग में रावण अपनी 20 भुजाओं की पूरी ताकत पहाड़ पर लगा रहे हैं। इनके हाथ दीवार पर फैले हुए हैं। शिव और पार्वती के ऊपर वाले पार्ट में सभी स्वर्गवासी इस दृश्य को देख रहे हैं। सभी के धड़ पतले और भुजाएं पूरी तरह से गोल है। तो इस स्कल्पचर में सभी फिगर्स के पीछे का लॉजिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से दर्शाए गए हैं। तो बोलो ओम नमः शिवाय। और आज महाशिवरात्रि है तो सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। बोलो हर हर महादेव और आपके एग्जाम्स अच्छे से जाए। तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्कल्पचर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है त्रिमूर्ति, जो स्टोन से बनी राष्ट्रकूट डायनेस्टी से जुड़ी है। इसे 9th सेंचुरी AD में बनाया गया था इन एलिफेंटा नियर बॉम्बे महाराष्ट्र। इसमें भगवान शिव के तीनों फेस वाली मूर्ति है। एलिफेंटा अपने शिव के ह्यूज स्कल्पचर्स के लिए ही फेमस है, जिसमें वो शिव को त्रिमूर्ति, सदाशिव, महेश मूर्ति के रूप में दिखाते हैं। ये अब तक की बनाई गई सबसे शानदार इमेजेस में से एक है। ये 3 सिर वाली मूर्ति मिस्टीरियस हिंदू देवताओं के 3 पहलुओं का प्रतीक है। सेंटर वाला फेस भगवान के मेडिटेटिव एस्पेक्ट को दिखा रहा है। इसमें शिव योगी योगेश्वर के रूप में मानवता के संरक्षण के लिए ध्यान मुद्रा में है। राइट वाला फेस अघोरा भैरव का है, जो वैदिक रुद्र से जुड़ा एक भयानक या क्रोधित राक्षस है। ये विनाश के देवता के रूप में उनका भयानक रूप, जो क्रोध में पूरी दुनिया को जला सकता है और सिर्फ राख ही बच सकती है। वो एक यंग मैन की तरह दिखता है, मूंछों वाला और गुस्से वाला। तीसरा उनके लेफ्ट साइड उनका स्त्री रूप है, शिव की शक्ति। वो इस शक्ति या दिव्य ऊर्जा के साथ हमेशा के लिए जुड़े हैं, जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये यंग पर्सन का फेस है। उनके हाथ में वो कुछ ऐसा पकड़े हुए हैं जो गुलाब की कली या कमल जैसा दिखता है, जो लाइफ एंड क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। उनका राइट हैंड टूटा हुआ है। उनका चेहरा ब्रह्मा से मिलता जुलता है। ये स्कल्पचर एक ही भगवान का है, जो कि अपने द्वारा बनाए गए इंसानों के लिए कोमल, शांत और क्रोधित
तीनों चीजें हैं। तीनों चेहरों के एक्सप्रेशन सामने लाने का चैलेंज बखूबी पूरा किया गया है। तो अब नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण कंडारिया महादेव टेम्पल, जो 10th सेंचुरी में बना एक स्टोन स्कल्पचर है। ये चंदेल डायनेस्टी के अंडर बना इन खजुराहो MP। इसमें डिवाइन कपल लक्ष्मी नारायण दिखाए गए हैं। चंदेलों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। भगवान शिव को समर्पित कंडारिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर में सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है। लक्ष्मी नारायण विष्णु के एक अवतार है। आमतौर पर विष्णु को नारायण के रूप में संदर्भित किया जाता है जब वे अपने साथी लक्ष्मी जी के साथ अपने निवास वैकुंठ में होते हैं। हिंदू धर्म के हर एक आत्मा को लक्ष्मी नारायण की चिंगारी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति इस मंदिर में एक कॉरिडोर में बनाई गई है। इसकी आइकोनोग्राफी केयरफुली कंप्लीट की गई है। विष्णु को सभी विशेषताओं के साथ दिखाया गया है, एक गधा, शंख और भी बहुत सारी सभी चीजें। भगवान नारायण लक्ष्मी को प्यार से पकड़े हुए हैं। ये स्कल्पचर आत्मा के अपने परम स्वामी की तलाश करने के संबंध का प्रतीक है। खजुराहो की मूर्तियों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे तीखी नाक, उभरी हुई चिन्ह, लंबी तिरछी आंखें और आईब्रोज। तो चलो अब इस शानदार स्कल्पचर के बाद नेक्स्ट स्कल्पचर को देखते हैं, जो है सिंबल प्लेयर फ्रॉम 13th सेंचुरी AD। ये कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ के 5th टेम्पल में से है और गंगा डायनेस्टी के अंडर बना था। ये एक लेडी म्यूजिशियन का स्कल्पचर है जो कि सिंबल बजा रही है। वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये घुटनों के बल पर पैर मोड़कर इत्मीनान से खड़ी है। इन्होंने सिंबल को अपने लेफ्ट साइड पकड़ा है। ये बड़े झुमके, कंगन, बाजूबंद और एक लॉइन क्लॉथ से सजी हुई है, जिसका एक हिस्सा बीच में लटका हुआ है। देखो ये है ना, गोल चेहरे पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। आर्क ब्रोज, वेल डिफाइंड नोज, स्वागत करने वाली जो वो मुस्कान से मुड़े हुए होठ है, वो भी शानदार लग रहे हैं। तो ये स्कल्पचर बहुत ही लाजवाब बना है। तो अब नेक्स्ट है मदर एंड चाइल्ड, जो कि वाइट मार्बल से बना 13th सेंचुरी का स्कल्पचर है। ये स्कल्पचर विमल शाह टेम्पल में मिला है, जो कि दिलवारा माउंट आबू में है इन राजस्थान। ये सोलंकी डायनेस्टी के अंडर बना, जिसमें एक माँ को दिखाया है और उनकी गोद में उनका प्यारा सा बेटा है। इस मूर्ति में एक माँ यली के समान एक छोटे से शेर जैसे प्राणी पर बैठी है। उनका एक पैर पद्मासन की तरह मुड़ा हुआ है और दूसरा नीचे लटका हुआ है जमीन पर। एक बच्चा उसकी गोद में बैठा है, जो उनके चेहरे की ओर बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहा है। इनकी बाहें फैली हुई है और ये अपने बच्चे को पकड़े हुए हैं और इनके राइट हैंड में नाजुक नक्काशीदार कमल की कलियां ऊपर से गिर रही हैं। इन्होंने गहने पहने हैं। पैरों पर इनके कपड़े शरीर से चिपके हुए हैं। इनके सिर के पीछे भी कमल की कली है जो हलो बना रही है। इनके चेहरे की विशेषताएं खजुराहो के प्रभाव को दर्शाती है। तो चलो चंद मिनटों में ही हमने ये चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज इंडियन ब्रॉन्जेस। तो चलो करते हैं अपना ये वाला चैप्टर स्टार्ट। इंडिया में टेराकोटा स्टोन और मेटल की मूर्तियों की एक बेहतरीन विरासत है, जिनमें से एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डांसिंग गर्ल, जो सदियों पहले बनी त्रिभंग पोजीशन में खड़ी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की छोटी मूर्ति से लेकर गुप्त, बुद्ध और फिर पल्लव और चोल तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत है। इंडिया में ऐसे बहुत से ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और स्मॉल स्टैचूज मिले हैं जो 2nd सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक की है। वो सब एंशिएंट इंडिया के सभी रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म धर्म से रिलेटेड है। तो आगे अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है राउंड स्कल्पचर और सेकंड है रिलीफ स्कल्पचर।
तो राउंड स्कल्पचर फ्री स्टैंडिंग होते हैं, मतलब ये किसी सरफेस से अटैच्ड नहीं होते, जैसे सिंबल प्लेयर और नटराज। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सॉलिड स्कल्पचर। ये नाम से ही पता लग रहा है कि वो स्कल्पचर जो टोटली सॉलिड और 3D होते हैं, वो चाहे मेटल से बने हो या वुड, टेराकोटा या सैंड से। नेक्स्ट है होलो स्कल्पचर। तो ये भी नाम से ही पता लग रहा है, होलो का मतलब होता है खाली, तो ये बीच में से खाली होते हैं। ये भी 3D होते हैं पर वेट में हल्के होते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ स्कल्पचर है अब रिलीफ स्कल्पचर। इन स्कल्पचर्स को एक सरफेस पर ही उकेरा जाता है, वो चाहे लो रिलीफ मीडियम के हो या फिर हाई रिलीफ मीडियम के हो। इंडस वैली के सील्स लो रिलीफ के अच्छे एग्जांपल्स हैं, और जो हमने पिछले चैप्टर में रावण शेकिंग माउंट कैलाश वाला स्कल्पचर देखा था, वो हाई रिलीफ का अच्छा एग्जाम्पल है। तो चलो आगे अब एक प्रोसेस को देखते हैं जो उस टाइम पर यूज़ की जाती थी, जिसका नाम है लोस्ट वैक्स प्रोसेस। ये टेक्निक हर जगह अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती है। इसमें 2 मेन प्रोसेस है, सॉलिड कास्टिंग और होलो कास्टिंग। सॉलिड कास्टिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ही है। इसमें पहले ओरिजिनल मॉडल को बनाया जाता था बिल्कुल बारीकी से। इस मॉडल को बनाने के लिए बीज वैक्स और कंगीलियम, जो एक तरह का कैम्फर होता है, उसे यूज़ किया जाता है ऑयल के साथ। फिर इस मॉडल पर क्ले के साथ कोटिंग की जाती है। फिर इसको सुखाया जाता है और गाय के गोबर के उपलों का यूज़ करके ओवन में पकाया जाता है। इससे जो वो मॉडल होता है वो पिघलकर बाहर आ जाता है और कुछ हिस्सा वेपराइज हो जाता है, जिससे कि वो मोल्ड अंदर से एकदम खाली हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है, इसमें मेटल फिल किया जाता है, पिघला हुआ मेटल। सूखने के बाद इसके ऊपर से क्ले उतार दी जाती है और लास्ट स्टेप में इसको फिनिशिंग देने के लिए इस पर पॉलिशिंग की जाती है, और हमारा सॉलिड कास्टिंग से बना स्कल्पचर तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट है अब होलो कास्टिंग। तो ये सॉलिड कास्टिंग से एकदम डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले क्ले के साथ एक रफली मॉडल बनाया जाता है, जिसकी शेप थोड़ी बहुत फाइनल स्कल्पचर से मिलती जुलती होती है, और फिर इस पर बीज वैक्स से बनी वैक्स लगाई जाती है। फिर इस पर फाइनल फिगर की तरह डिटेल्स और सजावट उकेरी जाती है। फिर इस वैक्स पर क्ले की एक और परत लगाई जाती है। अब अंदर वाली क्ले और बाहर वाली क्ले के बीच में वैक्स होती है और इसको गर्म किया जाता है। जो वैक्स होती है वो ऊपर वाली क्ले से पिघलकर बाहर आ जाती है, और उस वैक्स की जगह पर फिर लिक्विड मेटल फिल किया जाता है और उसे ठंडा और हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये मेटल वही सेम शेप ले लेता है जो उस वैक्स की पहले थी। अब लास्ट स्टेप में ऊपर वाली क्ले को उतार दिया जाता है और हमारी पॉलिशिंग वगैरह करके इसको रेडी कर दिया जाता है। तो चलो अब आगे ऐसे ही कुछ ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को देखते हैं, जिनमें से फर्स्ट है उमा पार्वती। ये चोल डायनेस्टी के टाइम पीरियड 11वीं सेंचुरी में बनी थी। इसे अब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। ये देवी पार्वती की खड़ी हुई मूर्ति है। ये स्टैचू ईश्वरीय दिव्य सौंदर्य का एक्सीलेंट मॉडल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्धनारीश्वर, जिनकी आधी बॉडी फीमेल की होती है, इन्होंने खुद को महान देवता और देवी में डिवाइड कर लिया, जिसके बाद देवी ने पर्वत के राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया, और तब से इनको पार्वती या उमा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी सुंदरता और तपस्या से महान तपस्वी भगवान शिव को अपने पति के रूप में जीत लिया। चोल आर्टिस्ट ने देवी के इस रूप को ब्रॉन्ज स्कल्पचर का रूप दिया है। ये सॉलिड स्टैचू अभंग पोज में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जिसमें इन्होंने अपना लेफ्ट हैंड एकदम ढीला छोड़ रखा है। इनके राइट हैंड की फिगर कटक मुद्रा में है, जिसके इंडेक्स फिगर और थंब एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने हाथ में एक कमल का फूल पकड़ा हुआ है। इनकी बॉडी डिटेल्स एकदम अच्छे से बनाई गई है। इन्होंने लॉइन क्लॉथ पहना है और इनके सिर पर एक ताज है और काफ़ी ज्वेलरी भी पहनी है, जैसे ब्रेसलेट्स, आर्मलेट्स, नेकलेस और एंकलेट्स। पार्वती माता को पहाड़ों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्कल्पचर है नटराज।
ये भी एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जो कि 12th सेंचुरी में चोल डायनेस्टी के अंडर बना था। ये तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, जिसे आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा गया है। नटराज का मतलब है शिव एज अ किंग ऑफ डांसेस। 12th सेंचुरी तक चोल नटराज हिंदू आर्ट का सर्वोच्च प्रतीक बन गया। एक फ्रेंच स्कल्पटर ऑगस्टे जॉर्डिन ने इस स्कल्पचर के बारे में कहा है, देयर इज अ ग्रेस इन एलिगेंस बट बियॉन्ड ग्रेस देयर इज परफेक्शन। मतलब ये सुंदरता तो है, इसमें सुंदरता तो है, लेकिन सुंदरता से परे ये एक परफेक्ट स्कल्पचर है, इसमें परफेक्शन है। नटराज अभंग पोज में खड़े हैं और इनके चारों हाथ पैर चारों डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को दर्शाते हैं। शिव के चारों ओर ज्वालाओं का एक सर्कल है, ज्वलमाला, जो दर्शाता है कि ब्रह्मांड में जीवन और मरण की साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। इनकी लेफ्ट वाली हथेली पर भी एक ज्वाला है जो कि विनाश की ज्वाला है, जिसके बाद एक नई दुनिया का जन्म होगा। उनकी छाती के पार उनकी बाएं सामने की भुजा गजहस्त मुद्रा में नीचे की ओर इशारा करती है, जो उनके सुंदर ढंग से ऊपर उठे हुए बाएं पैर की ओर है। उनका राइट पैर ड्वार्फ अप्समारा की लेटी हुई आकृति को कुचलता है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। शिव का राइट हैंड अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो आशीर्वाद देने के लिए भय न करने का संकेत है, जबकि उनके दाहिने पिछले हाथ में एक ढोल या डमरू है, जिसके साथ वे डांस की ताल बनाए रखते हैं। अहंकार का प्रतीक सांप उनकी भुजाओं, पैरों और बालों के चारों ओर लिपटे हुए दिखाई देते हैं। उनके बालों को लटों में बांधा गया है और सजाया गया है। कमर के चारों ओर का सांप कुंडलिनी का प्रतीक है, शक्ति या दिव्य शक्ति, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हर चीज में निवास करती है। इनकी जटाओं से निकलती गंगा माता की एक छोटी सी इमेज दिखाती है कि कैसे वो स्वर्ग से धरती पर आई हैं। जब वो आग की लपटों के भीतर डांस करते हैं तो उनकी जटाएं फैल जाती है। उनके सिर पर एक खोपड़ी है जो मृत्यु पर उनकी जीत का प्रतीक है। उनकी तीसरी आंख उनकी सर्वज्ञता और ज्ञान का प्रतीक है। इनका चेहरा हल्की मुस्कान के साथ शांत और शांतिपूर्ण है। मतलब इस पूरे आइडल को एक लोटस पेडेस्टल पर जचाया गया है। ये स्कल्पचर बैलेंस्ड, यूनिटी, रिदम और हार्मनी का अद्भुत एग्जाम्पल है। तो चलो भाई, हमारा चैप्टर होता है एकदम फिनिश। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th फाइन आर्ट्स एंड दैट इज़ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर मिलेंगे हम 12th क्लास में। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कल एग्ज़ाम है और वो आज ही वीडियो देख रहे हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 12th सेंचुरी के एंड में इंडिया में इस्लामिक रूल के आगमन ने यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मामले में अपनी समृद्धि लाई। इंडियन आर्किटेक्चर स्ट्रेट स्टाइल की थी, जिसमें हॉरिजॉन्टल बीम्स, पिलर्स और लिंटर्स शामिल थे। मुगलों ने अपनी घुमावदार शैली लाई, जिसमें एक आर्क या डोम बनाया गया था। इन दोनों स्टाइल के फ्यूजन को ही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोला जाता है। इससे डेकोरेटिव ब्रैकेट्स, बालकनीज, कैलीग्राफी, इनले वर्क, कलर्ड मार्बल्स, पेंटेड प्लास्टर और चमकदार टाइल्स का यूज स्टार्ट हुआ। सभी मुगल रूलर्स ने बिल्डिंग्स और आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट लिया। उनकी कैपिटल सिटीज़ में शानदार बिल्डिंग्स थी जो आज इंडिया में फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गए हैं। अकबर के पीरियड में सैंडस्टोन से लेकर शाहजहां के पीरियड में वाइट मार्बल तक का इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर उनके सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड एंथुसियाज्म को बयां करता है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो है इंपीरियल स्टाइल, प्रोविंशियल स्टाइल, मुगल स्टाइल और दक्कनी स्टाइल। मोटे तौर पर इंडिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर 2 टाइप्स की थी, जो है रिलीजियस एंड सेकुलर। मस्जिदें और मकबरे तो रिलीजियस आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि महल और जो किले होते हैं वो सेकुलर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो अब इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है ताजमहल।
ताजमहल को वाइट मार्बल जो कि मकरान से लाया गया था उसके साथ बनाया गया है। मुगल रूलर शाहजहां के पीरियड 1628 टू 1656 के बीच में इसे बनाया गया था। ये आगरा में यमुना रिवर के किनारे पर है। ज्यादातर हम सब ने देखा है कि ताजमहल कितना सुंदर है। ये बिल्डिंग शाहजहां ने उनकी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है, इनकी याद में बनवाया था। ये करीब 22 एकड़ की जमीन पर 20,000 आर्टिस्ट और वर्कर्स के द्वारा बनाया गया था और 20 साल लगे थे इसे बनाने में। इसे बनाने में 32 मिलियन रुपीस लगे थे, जो आज के टाइम पर हम करीब 52.8 बिलियन रुपीस मान सकते हैं। उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लाहौरी मेन आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर थे। इस्लाम धर्म में है ना, वो ह्यूमन फॉर्म्स का रिलीजियस कंटेक्ट में यूज़ नहीं करते, इसीलिए कैलीग्राफी करके और कार्विंग करके वो डेकोरेट करते हैं और डिज़ाइन बनाते हैं। कैलीग्राफी भी एक टाइप की आर्ट ही होती है जिसमें लिखने के अलग अलग स्टाइल्स इंक्लूडेड होते हैं। कुरान के कोट्स और वर्सेस इस मकबरे में सजावट का एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए गेट पर ह्यूमन लाइफ के एंड को जस्टिफाई करने के लिए लिखा गया है, ओ सोल तो आर्ट एट रेस्ट, रिटर्न टू द लॉर्ड एट पीस विद हिम एंड ही एट पीस विद यू। ज्यादातर कैलीग्राफी ब्लैक मार्बल या जेस्पर से की गई है। इस वाइट मार्बल के अंदर ही यूज किया गया है ब्लैक मार्बल को। जियोमेट्रिक फॉर्म्स का भी यूज किया गया है, जैसे चबूतरे पर, मीनारों, गेटवेज, मस्जिदों पर, कुछ हद तक मॉन्यूमेंट्स के सरफेस पर भी किया गया है। वो इनले वर्क का भी यूज करते थे। हेरिंग बोन पैटर्न इनलेज का यूज किया जाता था। वाइट इनलेज का यूज सैंडस्टोन बिल्डिंग्स में और ब्लैक इनलेज इन्हें पूरी तरह से अलग दिखाने के लिए काम करते थे। और भी स्टोन्स जैसे येलो मार्बल, जेड और जेस्पर जैसे हैं, जिन्हें पॉलिश करके वॉल सरफेस के इक्वल किया गया है। मल्टी कलर्ड स्टोन को इस तरह से काटा गया है कि डार्क पार्ट में मोटा हिस्सा होता है और लाइट पार्ट में पतला स्टोन। दीवारों पर ऊंची और नीची उभरी हुई पत्थर की नक्काशी की गई है। इन नक्काशी करते हुए उन्हें और भी बेहतरीन लुक देने के लिए पॉलिशिंग की गई है। कब्रों और ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस में अलग अलग रंगों की सजावट की गई है। फ्लोर पर कंट्रास्टिंग टाइल्स और ब्लॉक्स का यूज़ किया गया है। जो इसमें जालियां हैं उनमें मार्बल का यूज़ करके बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है। बाकी की जगहों पर प्रीसियस स्टोन्स से फ्रूट्स, फ्लावर्स और बेल सी बनाई गई है। पूरे व्यू में वाइट कलर का कंट्रास्ट रेड सैंडस्टोन और गार्डन के ग्रीन कलर से बना है। जहाँ भी हम कार्विंग, फ्लोरल डिज़ाइंस और किसी तरह की कैलीग्राफी को देखते हैं, वो दो एरियाज़ के लिए सेम है, जो या तो एडजेसेंट या अच्छी तरह से बैलेंस अपोजिट साइड की ओर ले जाती है। वो चार्मिंग लेडी जिसकी याद में ये ताजमहल का निर्माण किया गया था, वो आर्किटेक्चर और ऑर्नामेंटेशन के बीच हार्मोनियस बैलेंस में अमर हो गई। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं गोल गुंबज, जिसमें डार्क ग्रे बेसल्ट और डेकोरेटेड प्लास्टर वर्क किया गया है। इसे आदिल शाह डायनेस्टी के अंडर 1627 टू 57 एडी के बीच बनाया गया है। इसका साइज 185 स्क्वायर मीटर है, मीन्स 600 फीट। ये एक्चुअली एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें गेटवेज है, एक मस्जिद और एक सराय है, जो एक बड़े दीवार वाले गार्डन के अंदर है। ये मकबरा एक बड़े क्यूब जैसे दिखता है, जिसके ऊपर एक बड़ा हेमिस्फेरिकल डोम एक सर्कुलर ड्रम पर रखा हो। इसके बेस पर पंखुड़ियों की ड्रॉ और ड्रम पर पत्ते के डिजाइन एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ये 125 फीट डायमीटर वाला ये डोम 18,337 स्क्वायर फीट के कुल इंटीरियर सरफेस को कवर करता है। इस हेमिस्फेरिकल डोम को स्क्वायर बेस पर पेंडेंटिव्स की हेल्प से बनाया गया था। इन पेंडेंटिव्स ने न केवल डोम को स्टेबल शेप दी है, बल्कि इसके वेट को नीचे की दीवारों पर ट्रांसफर कर दिया। इसके चारों कोनों पर 7 मंजिला ऑक्टागोनल टावर है, जिनके ऊपर छोटे डोम हैं। इन टावर्स में हर मंजिल पर 7 छोटी आर्क्ड विंडोज है। घुमावदार सीढ़ियाँ इन टावर्स को मेन बिल्डिंग से जोड़ती हैं और डोम के टॉप तक ले जाती है। इस बिल्डिंग की सबसे खास बात इसकी 1.4 मीटर विस्परिंग गैलरी है।
इसके अंदर कुछ भी आवाज़ करो, ताली बजाओ या फुसफुसाहट की आवाज़ भी 7 बार इको सुनाई देती है उसकी भी। इसके अंदर एक बड़ा स्क्वायर ग्रेव चैम्बर है और ग्राउंड के ऊपर एक सिंगल स्क्वायर चैम्बर है। मकबरे के कक्ष में सुल्तान, उनकी पत्नियों और बाकी रिश्तेदारों का दफन स्थान है, जबकि उनकी असली कब्रें नीचे एक तिजोरी में परपेंडिकुलर स्थित है, जहां पर सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। कर्नाटका के बीजापुर के इस गोल गुंबद में आर्किटेक्चर पर तैमूर से लेकर फारसी तक की कई शैलियों का प्रभाव रहा है। बीजापुर सबसे बेहतरीन दक्कन आर्किटेक्चर की तलाश के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ इस्लामिक आर्किटेक्चर का उत्साह, भव्यता, महानता और सुंदरता लोकल स्टाइल और लोकल मटेरियल के साथ मिश्रित है। तो चलो अब आगे एक और मीनार को देख लेते हैं, जो है कुतुब मीनार। ये रेड बफ्ड सैंडस्टोन और मार्बल से बनी है। इसे 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, जिसे फिर बाद में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। ये मेहरौली न्यू दिल्ली में है। इसे टावर ऑफ विक्ट्री से सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी की राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान पर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। इस मीनार को कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद से जुड़ी हुई भी देखा जाता है, जिसे मानते हैं कि यहाँ मुअद्दिन मुल्ला प्रेयर करते थे। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस मीनार पर नागरी इंस्क्रिप्शन में एक लेटर में इसे अलाउद्दीन का विजय स्तंभ कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी पहली मंजिल बनवाई थी, लेकिन बाकी की मंजिलें तो इनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने बनवाई थी। मीनार पर नागरी और फारसी इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि 1326 और 1368 में बिजली गिरने से ये 2 बार गिर गई थी, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई, जिन्होंने इस मीनार पर आर्किटेक्चर के निशान भी छोड़े हैं। ये भारत के सबसे ऊंची पत्थर की मीनार है और मीनार का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसी मीनार के रूप में इस्लाम की ताकत को दर्शाता है, जिसका यूज़ उस टाइम पर कहीं से भी दूर के दुश्मन को देखने के लिए, रक्षा के लिए किया जाता होगा। ये आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत मीनारों में से एक है। कुतुब मीनार कुतुब कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जिसमें कई एंशिएंट और मेडिवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स और रूइंस शामिल है। ये 234 फीट ऊंचा टावर है, जो 5 मंजिलों में डिवाइडेड है। इसका डायमीटर नीचे से तो 14.32 मीटर है और ऊपर से 2.75 मीटर। इसकी हाइट 72.5 मीटर है और 379 सीढ़ियों में है। ये पूरी तरह से रेड एंड बफ्ड सैंडस्टोन से बना है और ऊपर वाली मंजिल पर कुछ मार्बल का भी यूज़ किया गया है। इसका एंट्रेंस डोर नॉर्थ में है। इसके बाहर वाली साइड अलग अलग कलर्ड फ्लोटिंग में रेड सैंडस्टोन की 40 सेंटीमीटर थिक लेयर है। नीचे वाली सीढ़ियों में राउंड और एंगुलर ग्रूविंग्स हैं। सेकंड पर राउंड ही है और थर्ड पर सिर्फ एंगुलर है। इसके सरफेस पर पत्तियों वाले डिज़ाइन के साथ साथ कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन की पट्टियाँ भी हैं। इसमें जो बालकनीज है उन पर भी बहुत अच्छे से नक्काशी की गई है। इस पर देवनागरी इंस्क्रिप्शन के भी एविडेंट मिले हैं। कभी कभी मंदिरों से भी पत्थर लिया गया है। इसे बनाने के लिए वो मंदिरों से जो पत्थर लेते थे वो इस पर यूज़ करते थे। ज़्यादातर सभी इस्लामिक रूलर्स ऐसे ही करते थे, वो मंदिरों को तुड़वाकर और अपनी बिल्डिंग्स बनवाते थे। इस मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट और हमारा पूरा सिलेबस होता है कंप्लीट। इसके बाद आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर बेस्ड होगी। ऐसे ही मैं एक पूरी वीडियो क्वेश्चन आंसर्स पर भी डाल दूँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देखना ज़रूर, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी में से आपको पता लगेगा कि आपके क्वेश्चंस आने कैसे हैं। तो इससे आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसमें ज़्यादातर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही है। कुछ भी मैंने वैसे ही कुछ भी वैसे ही नहीं डाला है। आपका हमेशा आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही मिलेगा मेरे चैनल पर। तो
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जब आपकी मैंने इतनी हेल्प की है, सिर्फ 1-1.5 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अभी लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो अब मिलते हैं हम क्लास 12th में, और क्लास 12th में भी आपको ऐसे ही मेरी हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि क्लास 12th का भी मैंने काफ़ी कंटेंट चैनल पर डाल रखा है और इसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। सो टाटा बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।